शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक तो बड़ा अहम है और ये कंटिन्यूटी है हमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ की। और ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर ही आता है जो हमारी डायबिटीज़ टाइप 1 है। तो मैंने कोशिश ये की है कि हम टाइप 1 को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो रिलेटेड डायबिटीज़ है, मसलन टाइप 2 है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ इंस्पाइडस है। तो थोड़ा सा हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे और इसकी डिटेल्ड डिस्कशन भी करेंगे कि क्या क्या इनमें फ़र्क है, कॉजेटिव फैक्टर क्या डिफरेंट हैं, और वो बड़ी डिटेल है। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर इंशाल्लाह बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। और दुनिया में इस वक्त जो बहुत बड़ी तादाद है, तेज़ी से जो बीमारी बढ़ रही है और वो है डायबिटीज़, जिसको आप शुगर कहते हैं। तो इसकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम उस पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ है क्या और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इसका मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये कैसे अंदर जो है शुगर यूज़ होती है, कैसे बनती है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे। तो पहले तो हम इसको ये समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसके तदारक की भी बात करेंगे। इसका इलाज क्या हो सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो कोशिश मेरी है कि ये एक लेक्चर में ये ख़त्म करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक लेक्चर में ख़त्म होगा। तो हम इसके 2 लेक्चर बनाएंगे क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी बड़ी ज़्यादा है और शुगर तो लोग मेंटेन कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन दुनिया के किसी और सिस्टम में ठीक नहीं हो रही। तो ये होम्योपैथी सबसे बेहतर इसको डील करती है और इससे सबसे बेहतर इसकी कॉम्प्लिकेशन को ठीक करती है। उन कॉम्प्लिकेशंस का भी हम जिक्र करेंगे और उसके इलाज का भी जिक्र करेंगे। और टॉपिक पे जाने से पहले मैं डिस्कस करूँगा आज का फ्रोज़न जो हमारे पास है, जो हमारी एक रूटीन है नए सुनने वालों के लिए कि हम हमारे लेक्चर के 2 बड़े हिस्से होते हैं। एक हिस्से में हम बीमारी को समझते हैं, जो लॉ ऑफ सिमिलर यही है कि आप बीमारी क्या है और फिर उसका इलाज क्या है। तो एक हिस्से में तो हम बीमारी को समझते हैं और दूसरे हिस्से में थेराप्यूटिक्स एड्रेस करते हैं, उसकी दवा क्या हो सकती है, उसकी रेमेडी क्या हो सकती है। और इसी का एक हिस्सा जो है असूल इलाज है कि ऑर्गेनन की जो क्लॉज जो बुक है हनीमैन की ऑर्गेनन, उसकी जो क्लॉजेज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं एक एक क्लॉज करके, ताकि आप इलाज के असूल को भी समझ सकें। तो आज मेरे पास जो फ्रोज़म है वो 191 है। ये बात बिला शक व शुबा तजर्बात के बुनियाद पर साबित हो चुकी है कि इस तरह की बीमारियों में ताकतवर दवा देने के बाद मरीज़ की सेहत में आम तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, ख़ासकर मुतासरा बैरूनी अज़ा, जिसे आम तभी मक्ता फ़िक्र के लोग अलग तस्वर करते हैं। ये वही अफरोज़म जो हमने पीछे 4-5 अफरोज़म पढ़े हैं, उसी की कंटिन्यूटी है। पिछले अफरोज़म में वो ये कहता था कि आप स्किन पे कोई नमूद होती है, स्किन पे कोई चीज़ आपको नज़र आती है, मास वाई इंजरी के या मास वाई कट्स के या बर्न के, आप उसको लोकल डिजीज़ मत समझें, उसको कोई इंटरनल किसी बीमारी की वजह से उसकी अपीयरेंस होती है। तो ये बात बार बार आपको समझाने की कोशिश है। हनीमैन का ये बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है कि वो एक बात को आपको डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करता है तो आके आप कहीं कंफ्यूज ना हो। तो ये 4-5 अफरोज़म मुसलसल ये कोशिश है उसकी कि हम आपको समझाएं कि ज़ाहिरी जो जिस्मानी साख्त है इंसान की, जो स्किन के ऊपर कोई चीज़ें सामने आती हैं, उसको आप ये ना समझें कि ये कोई लोकल या मकामी डिजीज़ है और उसको कोई मरमों पट्टियों से या लोकल एप्लीकेशन से उसको ठीक करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके लिए कोई इंटरनल वजह तलाश करके उसका इलाज करें। तो ये उसी की कंटिन्यूटी है कि वो कहता है
कि हाई पावर जो है, हाई पोटेंसी की दवा देने से बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। हत्ता कि बहुत सी नाम नमाज मकामी अमराज में दी जाने वाली दवा जिसमें जो तब्दीली पैदा होती है वो बहुत सेहत बख्श होती, जिससे पूरे जिस्म में सेहत बहाल हो जाती है और बैरूनी मर्ज खुद ब खुद बगैर किसी बैरूनी दवा की मदद के ठीक हो जाता है। बस ये कि जो अंदरूनी तौर पर दी गई हो वो होम्योपैथिक फहम के मुताबिक हो। इसमें वो ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी तब्दीली वाक़या होगी, बड़ी दुरुस्त सिमत में तब्दीली वाक़या होगी, लेकिन वो कहता है कि जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है वो होम्योपैथिक फहम के मुताबिक हो। जैसे हमने आपको बताया हुआ है ना कि वो कहता है कि ऑर्गेनन की जो क्लास 3 है उसमें वो कहता है कि एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को अलामात के पीछे मर्ज को तलाश करना है और मर्ज के पीछे वजह को तलाश करना है और फिर दवा के अंदर छुपी हुई शफायत को जांचना है और फिर शफा के दरमियान आयर रुकावटों को दूर करने की सलाहियत रखता हो तो वो ये उसको कहता है कि ये उसका फहम है कि आप ये समझें कि जो ज़ाहरी सिम्टम्स आई हैं, अलामात आई हैं, इसके पीछे क्या सबब है और उसके पीछे क्या सबब है, उस क्या मर्ज है और कौन सी ऐसी दवा है जो उसको दूर करने की सलाहियत रखती है। इस बात को उसने कहा है कि वो होम्योपैथिक फहम हो, वो दूसरे तरीका इलाज की बात नहीं कर रहा कि आप ऊपर मरहम लगा दें, पट्टी लगा दें, उसको काट छांट कर दें। तो इसलिए जैसे वार्ड्स हैं, अब वार्ड्स हैं या कॉर्न है, ये देखें ना वार्ड्स होते हैं, कॉर्न जिनको हम चंडियाँ कहते हैं, तो ये इंटरनल खराबी की वजह से आती हैं। स्कैबीज है, इंटरनल है, सोराइसिस है, ये सारी इंटरनल है। आपकी चिकन पॉक्स है, सारी जो स्किन की अपीयरेंस आ रही है ना, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, ये सारी जो है अपीयरेंस ही आपको सिम्टम नज़र आ रही होती हैं। ये बेसिकली इसके पीछे कोई ना कोई डिजीज़ होती है, कोई ना कोई वजह होती है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वो इस बात को कहता है कि जो लोग जैसे आम तभी मक्ता फ़िक्र के लोग तसव्वुर करते हैं, वे उनके बारे में उसने कहा कि आम जो तभी लोग हैं वो ये तसव्वुर करते हैं कि ये शायद कोई मकामी है, इसको मैं कोई मरहम पट्टी लगा दूंगा, कोई इसको कांट छांट कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगी। तो ये तसव्वुर जो है वो गलत है। असल तरीका ये है कि इंटरनली आप उसको देखें कि इसके अंदर कोई क्या ख़राबी है, क्यों है, तो ये लोग जब वो ठीक करेंगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगी। ठीक है जी, आप समझे। अच्छा, डायबिटीज़ जो है जी वो अच्छा 3 तो बड़ी हैं, 2 बड़े वैसे हिस्से हैं। जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 है, इसको कहते हैं हम, ये टाइप 1 जो है ना ये ऑटोइम्यून है, और जो टाइप 2 है ये एक आम शुगर जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ वो है। इसमें एक जेस्टेशनल भी आती है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान आती है, और जो भी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। एक इसमें आती है डायबिटीज़ इंस्पाइडस। ये बेसिकली डायबिटीज़ नहीं है, ये शुगर नहीं है, इसको शुगर का नाम दिया गया है, लेकिन ये कुछ सिम्टम रखती है डायबिटीज़ के साथ, तो वो एक कन्फ्यूजन है। इसका भी मैं बताऊंगा कि ये किस वजह से होती है। जो इंस्पाइडस है ये इसकी क्या रीज़न है, ये भी एक हार्मोन है जिसकी बनने ना बनने के अमल को, तो हम पहले इनको टाइप 1 को समझते हैं, फिर टाइप 2 को समझेंगे और फिर जेस्टेशनल को समझेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे इंस्पाइडस पे कि इंस्पाइडस क्या है। अब टाइप 1 जो है उस पर हम जाने से पहले हम देखें कि ये मैकेनिज्म होता क्या है। ये जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ये कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, हम पहले इसको समझते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। नहीं, चले मैं उसी पे ले जाए। ये देखें यहाँ, ये आपका खुराक जब अंदर जाती है, ये उसने आंख दिखाई है कि यहाँ से खुराक अंदर, ये ऊपर देखें, थोड़ा सा लेफ्ट करें, इसको राइट करें, आप उसी पे चले जाएं। ये आंतों से खुराक अंदर आई है जब आप खाना खाते हैं,
वो जाके आंत के अंदर एब्जॉर्ब होता है और वहाँ से ग्लूकोज जो है वो आंतें एब्जॉर्ब करके क्या करती हैं, ब्लड के अंदर शामिल करती हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आंतों के अंदर देखें, वो देखें खुराक का एक उसने बनाया है, कोई फ्रूट्स पड़ा है, कोई खाने की चीज़ें पड़ी हैं, आंत के अंदर आई और आंतों के अंदर जब वो एब्जॉर्ब हुई तो ग्लूकोज लेवल जो है, ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स आपको पिंक कलर के लगते हैं, ये जो है ना ये ग्लूकोज है, बेतहाशा आपको नज़र आ रहे हैं। जो ही खुराक आंत में एब्जॉर्ब हुई और ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहुंचा तो बहुत बड़ी तादाद जो है इसकी आ गई। अब ये तादाद जो है ये ब्लड के अंदर शामिल होगी तो ये पेंक्रिया को जो टच करेगा, ये ब्लड पेंक्रिया के अंदर जब पहुंचेगा तो वहां एक बड़ा सेंसरी सिस्टम लगा हुआ है, फौरन जो है इंसुलिन रिलीज हो जाएगी। जो ही ये पेंक्रिया को टच करेगा ब्लड, तो देखा कि इतना ग्लूकोज आ रहा है, ये देखें ना कितने बेशुमार डॉट्स आपको नजर आए। जो ही उसके अंदर है तो इंसुलिन रिलीज हो जाएगी। इंसुलिन रिलीज होगी तो वो इंसुलिन जो है इसको यूटिलाइज करेगी जाके सेल के अंदर। वो एक आपको मैकेनिज्म आगे भी हम जाके बताएंगे कि वो फिर क्या होता है कि सेल के अंदर कैसे यूटिलाइजेशन होती। अब जो खराबियां होंगी ना वो बहुत सारी जगहों पे होंगी। क्या इंसुलिन बन रही है, अगर बन रही है तो क्या वो यूटिलाइज भी हो रही है, ये नहीं हो रही। ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है कि जो ही आपने खुराक खाई, खुराक ने अब मैदे में से निकल के आंतों में पहुंची, वो एब्जॉर्ब हुई, वहाँ ग्लूकोज जो है वो निकल के ब्लड के अंदर आया, शुगर आई, और वो ही ब्लड का जो फ्लो है जब वो टच करेगा उसको पेंक्रिया को, और पेंक्रिया के अंदर सेंसरी सिस्टम लगा हुआ है, फौरन उसने इंसुलिन को रिलीज करना है और इसको यूटिलाइज करना है। अब देखें ना ये इसको, ये देखें इधर, ये हाई ग्लूकोज लेवल हो गया। देखें ना कितने डॉट्स आपको नजर आ गए। और ये देखें येलो कलर की इंसुलिन आनी शुरू हो गई है पेंक्रियास से निकल के। ये जो पिंक कलर के हैं या ये ब्लूइश आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्लूकोज है, और ये येलो कलर के जो डॉट्स हैं ये इंसुलिन आनी शुरू हो गई है। आगे चलें, यूं करें इसको जरा, और इंसुलिन कॉज लिवर, स्केलेटन, मसल्स एंड अदर टिश्यूज टू टेक अप मोर ग्लूकोज। अब हमारी बॉडी को होता है कि वो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज को इसलिए ज़रूरत होती है कि शुगर का काम ये है कि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब सेल के अंदर इंसुलिन और शुगर मिलके बर्न होते हैं तो सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे आप घर में चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते हैं तो एक एनर्जी, तो ये एक एनर्जी का रोल प्ले करती है। और ये इसका इस्तेमाल, अगर इंसुलिन नहीं आएगी तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ग्लूकोज ब्लड में रहेगी और सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल अपना सही काम नहीं कर सकेगा। आगे करें थोड़ा सा इधर। हीमोस्टेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ये सारा जब रेगुलेट करता है इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस रिस्टोरेड। ठीक हो गया। अब देखें जब ये इंसुलिन आई तो आगे वाला जो हिस्सा है, ये जो ब्लड का आगे वाला हिस्सा देखें, इसमें देखें उस ग्लूकोज की तादाद कम हो गई है। पीछे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था, अब फौरन जब इस पे उसने यूटिलाइजेशन की, इसका इस्तेमाल शुरू किया, तो ये क्या हुआ, ये मिकदार कम होगी। ठीक हो गया जी। इतना आपने समझ लिया कि जो ही हमने खुराक खाई और खुराक जो ही आंतों में के अंदर जब अब्जॉर्ब होती है, जो ही वो अब्जॉर्ब हुई तो इसने इंसुलिन को वहाँ से रिलीज किया पेंक्रिया ने, और जब इंसुलिन रिलीज हुई तो उसने ग्लूकोज को आके सेल के अंदर यूटिलाइज किया। अब अगली स्लाइड जरा दिखाएं। अब ये देखें पेंक्रिया का थोड़ा सा हम एनाटॉमी इसलिए आपको पढ़ा लें कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि गो के बाद लोग ये समझते हैं कि शायद ये इस लेवल का ज़रूरत नहीं होती कि डॉक्टरों को आप समझाएं, लेकिन हमारे लेक्चर जो है ना वो आम लोग भी सुनते हैं, वो आम लोग भी सुनते हैं और उसका फ़ायदा उनको भी पहुंचता है। तो उनको भी पता होना चाहिए कि
पैंक्रिया कहाँ होता है, कहाँ लगा होता है। ये देखें आपका लिवर है, लिवर के अंदर से देखें जो बाइल डक्ट आ रही है और उसके साथ जो आपका ना पित्ता लगा हुआ है, ये गोल सा जो होता है, और उसके साथ ही एक जो पैंक्रिया, ये देखें ये बिल्कुल लंबूतरी सी शेप का पैंक्रियाज है और ये बिल्कुल लिवर के नीचे लगा होता है और ये स्टोमक के साथ ऊपर अटैच होता है। और इसके अंदर से एक जो है पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है और इधर से जनाब आपका जो पित्ते से एक डक्ट निकल के आती है और जिसको कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं। फिर आगे जाके ये गट्ठी हो जाती है। तो हमारा शुगर का जो फंक्शन है वो बेसिकली इस ऑर्गन के अंदर होता है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। और इसकी जो लोकेशन है उसने ये दिखाई है कि इसकी ये लोकेशन है, लिवर, स्टोमक, पित्ता, ये उनके साथ एक जंक्शन में पड़ा होता है और यहाँ ही आपकी नीचे जुड़ी हुई है। स्टोमक से आगे आ जाएंगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो छोटी आपकी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक डक्ट से जो मटेरियल आता है वो सारा इसके अंदर गिरता है। अब यहाँ फंक्शन दो है कि पैंक्रियाटिक डक्ट क्या लेके आती है, वो पैंक्रियाटिक जूस लेके आती है जिसमें अमाइलेज होती हैं, लाइपेज होते हैं। लेकिन जो इंसुलिन है वो यहाँ से डायरेक्ट ब्लड में शामिल होती है, पैंक्रियाज से डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है। उसका भी फंक्शन हमको ये डक्ट के जरिए तो वो एंजाइम्स बाकी जाते हैं, वो बाकी दूसरे हार्मोन्स जाते हैं और ये वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एक पहले का स्ट्रक्चर आप समझ लें। उसके एक अगली स्लाइड दिखाएं ज़रा। अब ये देखें, अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आ रही है और ये बीच में इधर देखें स्प्लीन की तरफ ऊपर से रास्ता जा रहा है और ये बीच में पैंक्रिया है और पैंक्रिया के अंदर आपको ये गुलाबी कलर के जो है ना फूल से नज़र आ रहे थे। इनको कहते हैं आइसलेट। ये आईलेट हैं, जो आईलेट का इनको कहते हैं। ये जो पॉइंट है आईलेट, यही बेसिकली इनके अंदर ही अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है और एक ये देखें ये जो फूल की शक्ल में आते हैं ये आईलेट्स हैं। आईलेट के अंदर ही ये अल्फा सेल्स हैं और जो यहाँ से इंसुलिन बनती है और यहाँ से कौन सी दो चीज़ें बनती है, एक इंसुलिन बनती है और एक क्या बनता है, ग्लूकागोन। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन बनाता है एक हार्मोन और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बनाता है। तो इंसुलिन जो है वो शुगर की को बॉडी के अंदर यूटिलाइज कराने का फंक्शन है इसका। एक तो इसका ये फंक्शन है कि ये बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज करे। दूसरा फंक्शन इसका ये भी होता है कि ये फालतू जो आपके पास ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिवर के अंदर, मसल के अंदर डिफरेंट प्लेस में ये स्टोर कर देता है कि जब भी आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तो ये वहाँ से कन्वर्ट होकर दोबारा शुगर में, ग्लूकोज में ये यूज़ होगा। और ये जो ग्लूकागॉन है ये इसका एक पैरेलल निज़ाम है। ये इसका काम है शुगर को इंक्रीज करना बॉडी के अंदर, इंसुलिन का काम है डिक्रीज करना। ये आप ध्यान में रखें, इंक्रीज करना ग्लूकागॉन का काम है, डिक्रीज करना इंसुलिन का काम है। इंसुलिन बॉडी के अंदर ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी, जब यूटिलाइज होगा तो शुगर लेवल कम होगा। अब बॉडी के अंदर जब क्राइसिस कोई आ जाता है, कोई भी क्राइसिस आ जाएगा तो क्या हो, ये जो दूसरा आपका अल्फा सेल है ये देखेगा कि बॉडी के अंदर शुगर की डेफिशिएंसी हो गया है या शुगर की ज़रूरत है, तो फौरन ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा ब्लड के अंदर। इसका काम क्या है, ये कहीं ना कहीं से खींच के जो मसल में शुगर स्टोर हुई है ग्लाइकोजन में या लिवर में स्टोर हुई है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर वो भी ख़त्म हो गई है तो जो आपके फैट्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, उनसे भी खींच के वापस शुगर को ले आती है। जिन लोगों के अंदर जो वीक हो जाते हैं ना, कमज़ोर हो जाते हैं, शुगर में जिनका वजन गिर जाता है, उसमें ये होता है कि ये फैट से फिर शुगर निकालती है। जब फैट से शुगर निकालती है तो क्या होगा, वेट कम हो जाता है। तो ये मतलब जो इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रही या इंसुलिन बन नहीं रही हो, तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है कि उसने कहीं ना कहीं से ग्लूकोज निकालना है और उसको यूटिलाइज करना है। और ये जो प्रोसेस है ये आपके बॉडी के जनरल सेल्स के अंदर है, पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर है।
लेकिन जो आपका ब्रेन है, खुदा ने देखो ब्रेन को इतना प्रोटेक्ट किया है कि जो आपका ब्रेन है उसके अंदर विदाउट इंसुलिन शुगर यूटिलाइज होती है डायरेक्ट। कि कैपिटल को खुदा ने कितना सेव किया है कि उसको इंसुलिन का डिपेंडेंट ही नहीं बनाया, वहां डायरेक्ट ग्लूकोज यूज होगा सेल के अंदर, और यहां जो होगा इंसुलिन के साथ मिलके यूटिलाइज होगा। तो ब्रेन के लिए डायरेक्ट शुगर यूटिलाइज हो जाएगी और बाकी सेल्स के अंदर जो है वो विद द ग्लूकोज। आपको समझ आ गया? अब ये जो पॉइंट्स है ना आपके, ये जो फूल से नजर आए, ये देखें आप इसको, इसने साइडों पे इसके रास्ते दिए हुए हैं। ये किसी डक्ट के जरिए नहीं, ये यहां से सिक्रीट होकर बाहर ब्लड में चली जाएगी। मतलब इसको किसी डक्ट की जरूरत नहीं कि खुदा ना, और कई आईलेट्स बने हुए हैं, कई बने हुए हैं कि इतना जबरदस्त मैकेनिज्म है कि एक कोई नाली ना बंद हो जाए ताकि ये डक्ट में कहीं कोई बंदिश आ जाए। इसने डायरेक्ट ही एक्सेस दे दी है उसको, इंसुलिन को ब्लड के अंदर। ये देखे ना कितने बने हुए हैं आईलेट्स कि जो ही ग्लूकोज है, ये नहीं कि नाली में जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई देर हो जाए, तो खुदा ने ये क्या किया है कि इसको डायरेक्ट एक्सेस दे दी है। ये जो आईलेट है इनके अंदर ये बनता है, इंसुलिन भी बनती है, ग्लूकोगोन भी बनता है, ये डायरेक्ट एक्सेस ले जाता है। बाकी जो आपके जो दूसरे आपके हार्मोन्स हैं या एंजाइम्स हैं वो इस डक्ट के जरिए, देखें ना ये बड़े बड़े दो आपको गोले से नजर आ रहे हैं, ये जो अपनी सिक्रीशन बनाएंगे ये सीधी डक्ट में डालेंगे और डक्ट जाके नीचे खुलेगी। क्योंकि ये जो आपका पैंक्रियाटिक जूस होता है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसका एक बड़ा फंक्शन ये है कि आपके अंदर जो स्टोमक से एसिड आता है उस एसिड को भी ये अल्कलाइन में ये ट्रांसफर करते हैं। ये जो जूस बनता है उस एसिड की भी, क्योंकि आपकी खुराक के लिए मैदे के अंदर तेजाब की ज़रूरत होती है कि खाने को उसको हजम करता है, और साथ उसका ये फंक्शन होता है कि एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो खुदा ने बैक्टीरिया को स्टोमक के अंदर ही एसिड के जरिए किल करवाना है, ठीक है, ताकि वो ब्लड के अंदर ना जाए। वहाँ एक उसने पूरा मैकेनिज्म रखा हुआ है। तो वो एसिडिक जो रिएक्शन आता है, आप सुनते होंगे कि एसिड पीएच लेवल जो है वो कम हो, या वो एक एसिडिक रिएक्शन जब आ जाता है तो एसिडिक रिएक्शन को अल्कलाइन में जो कन्वर्ट करता है वो वहाँ यहाँ से वो जूस जा रहा होता है। ठीक है जी, इतना आपको। अब देखें ना, अल्फा सेल बीटा सेल ये जो बनाते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है। इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर दो सिस्टम है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या करेगा, ये बनाता है अल्फा सेल बीटा सेल और इसकी सिक्रीशन बनाता है। और एक्सोक्राइन जो एसिनस है वो क्या बनाता है, आपके जो अमाइलेज है, लाइपेज है, वो जो बाकी चीज़ें जो हैं वो जो इस पेंक्रिया, और पेंक्रिया का बड़ा रोल है आपके डाइजेस्टिव निज़ाम के अंदर, मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर। आगे आगे स्लाइड ले आए। अब इसको ज़रा और बड़ा करके उसने दिखा दिया कि वो ऊपर देखें पेंक्रिया है और उसके अंदर उसने एक डक्ट दिखाई है, वही सारा, फिर वो नीचे आंत है, ये देखें ना। तो ये सारी बेसिकली वही चीज़ें हैं। बेसिकली आपने, इसलिए हम ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं कि ये अंदर मैकेनिज्म क्या है, ताकि आप बाज़ दफ़ा सारी खराबियों को जज कर सकें कि कहीं पेंक्रिया के अंदर देखें कैंसर भी हो सकता है, कोई ट्यूमर डेवलप हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और जब कोई पेंक्रिया के अंदर इन्फेक्शन होगा तो आप टेस्ट कराते हैं जी, माइलेज टेस्ट करा लें जी, लाइपेज का, वो हाई होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो भी इस सारे निज़ाम को डिस्टर्ब करता है। तो काउंटर चेकअप भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली आप ये देखें कि एक शुगर को कंट्रोल करना, शुगर को यूटिलाइज करना, शुगर को रेगुलेट करना क्या करता है, इंसुलिन एक चीज़ है, लेकिन इसके काउंटर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके काउंटर जो है वो ग्लूकागोन भी है। इसके काउंटर करने के लिए आपको एक और निज़ाम भी है जो आपके एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, जिसको एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, कॉर्टिसोल भी कहते हैं, वो वहाँ से निकलता है। मतलब ये इसके मुकाबले में और भी बड़े निज़ाम हैं। इसका काम सिर्फ यह है कि शुगर लेवल को कम करना, इंसुलिन को, लेकिन इसके मुकाबले में
जो स्ट्रेस जब बॉडी के अंदर आता है तो दूसरे निज़ाम भी काम करते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। आगे चलें जी। अब फिर उसने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है कि ये हमारी, उसने जो पेंक्रियाटिक जूस डक्ट दिखाई है, ये पेंक्रिया दिखाया है, यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं और ये फिर जाके पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए, ये पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है? पेंक्रियाटिक एमाइलेज है, पेंक्रियाटिक लाइपेज है, न्यूक्लियसेज है, प्रोटेसेज है, ट्राइपिसिन है, केमोट्राइपिसिन है, एलिस्टेट है, कार्बो ऑक्सीडेज है। तो ये सारे केमिकल, आपको बेशक इतने नाम अगर नहीं भी याद रखना चाहते तो आप ये करें कि ये जो एंजाइम है ये सारे हमारे डाइजेस्टिव अमल में इसका रोल होता है, और ये इस डक्ट के ज़रिए आपकी छोटी आंत में जाके गिरते हैं। एक उधर से बाइल भी आता है जो आपका पित्ते में स्टोर होता है, बाइल, वो भी आके इसी डक्ट में शामिल होके जाके वो भी बड़ी आंत में गिरता है, जो डाइजेस्टिव अमल होता है। एक पेंक्रिया से आ रहा है मटेरियल आ रहा है, और एक उधर से आपका गॉल ब्लैडर से आ रहा होता है। तो और जो इंसुलिन या ग्लूकागॉन जो वो बनता है, वो डायरेक्टली सिक्रीट होकर ब्लड में चला जाता है, वो इस डक्ट के ज़रिए नहीं आता। एक कॉमन सी बात कि इस डक्ट के ज़रिए वो पेंक्रियाटिक जूस आएगा, और जो इंसुलिन है या ग्लूकागॉन है वो वहाँ से, जो मैंने वो आइलेट्स बनाए थे, वहाँ से वो सिक्रीट करके ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें जी। अब इसको थोड़ा बड़ा करो यार, इसको, ये जो राइट वाला है, ये है वो आइलेट जो हमने वो आपको मुख्तलिफ छोटे छोटे फूल दिखाए थे ना, ये वो है। इसके देखे बाहर वो एक्सोक्राइन है, जो बाहर वाले फूल हैं, ये एक्सोक्राइन है। ये जो हमने आपको कहा ये जूस बनाते हैं, ये वो बनाते हैं। और इसके अंदर आपने देखे हैं कि ये जो है, ये बीटा सेल है, जो डॉट्स नजर आए लेफ्ट साइड पे, उसने लिखा हुआ है बीटा सेल सेक्रेट, ये इंसुलिन करता है, निकालता है। और ये जो है एक ऊपर देखें, इसके अंदर एक और कलर का, ये जो है ये थोड़े पिंकिश है, वो डार्क ब्लूइश है, वो ऊपर अल्फा सेल उसने दिखाया हुआ है साथ इस दायरे के अंदर ही, जो सक्रीट करता है कि यहाँ से ये रिलीज होता है। इसका एक अलग फंक्शन है, लेकिन हमारे जो रिलेटेड फंक्शंस हैं वो कौन से हैं? अल्फा सेल है, बीटा सेल है, और उनकी प्रोडक्शन है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ठीक हो गया जी। एक्सोक्राइन, ये जो बाज आपको फूल नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सोक्राइन है। मैंने कहा था इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इंटरनली एंडोक्राइन है और बाहर वाला एक्सोक्राइन है। इसने क्या बनाना है? ये एसिनल सेल्स है एंड डक्ट सेल्स हैं। ये जो बाहर है एफ सेल है, सिक्रीट द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, जो हमने जिनका आगे जिक्र किया, माइलेज हो गया, ये चीज़ हो गया। लेकिन आपने कॉमनली ये समझना है कि हमारा जो मेन रोल है वो यहाँ अल्फा सेल का है, यहाँ बीटा सेल का है, ये सिक्रीट करता है यहाँ पे, और एक जो है शुगर को कंट्रोल करता है, और एक काउंटर सिस्टम खुदा ने यहाँ बना के रखा है जो ग्लूकागॉन रिलीज करता है कि कहीं शुगर को ज़रूरत पड़ जाए बॉडी को, तो ये वहाँ से, क्यों आप शुगर नहीं ले रहे, आपने खाना भी नहीं खाया, आपको शुगर नहीं लेगी, बॉडी को ज़रूरत पड़ गई, तो वो कहाँ से फिर जो स्टोर है वो निकाल के बाहर ले आएगा। ये फास्टिंग जब आदमी होता है तो फास्टिंग में फिर शुगर कहाँ से आती है? ये वो कन्वर्ट होके फिर इधर आ जाती है। जब अब बंदा शुगर ले ही नहीं रहा, तो उसके सर्वाइवल के लिए कुछ अरसे के लिए उसने बॉडी के अंदर स्टोरेज बनाया हुआ है। जैसे आपने घर में गंदम रख ली, कोई स्टोर रख गया, जब क्राइसिस आएगा तो वो आप यूटिलाइज करेंगे। तो वो खुदा ने जो फालतू शुगर होती है वो मुख्तलिफ जगहों पे मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करके रखा होता है, और फिर वो भी अगर ख़त्म हो जाए तो जो आपके फैट्स होते हैं उनसे फिर शुगर निकाल के, इसलिए वो कहते हैं कि जब वो शुगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए तो फिर वज़न, बंदे का वज़न गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, अब समझ आ रही है कि वज़न क्यों गिरता है? कि वो फैट्स फिर डिज़ॉल्व होकर शुगर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो चर्बी होती है, जो लेपर्ड्स होते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। मैं असल में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको समझाना है, इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो बाज़ दफ़ा बहुत सारी दवाइयाँ जब आप पढ़ते हैं
वो कहता है ये जी फलां जगह पे काम करती है। अब एक दवाई जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, मैं 2-3 साल पहले मैं जब वहाँ से इंग्लैंड से लेके आया था फ्लोरोजीन। अब फ्लोरोजीन को जब आप पढ़ें, हालांकि बोरक ने थेराप्यूटिक्स में लिखी है फ्लोरोजीन, बोरक ने थेराप्यूटिक्स के अंदर फ्लोरोजीन लिखी हुई है, लेकिन फ्लोरोजीन आप पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है किसी स्टोर पे भी, कोई यहाँ लाया ही नहीं किसी को, क्योंकि स्टडी ही नहीं करते लोग। और बोरक में तो थेराप्यूटिक में 5 तो दवाइयाँ उसने लिखी हैं थेराप्यूटिक के अंदर, वो भी नहीं है पूरी यहाँ पे। मतलब कोल्डीन लिखी है तो वो भी यहाँ नहीं है, वो फ्लोरोजीन लिखी है तो वो भी यहाँ नहीं है। तो इसका बड़ा मज़े का फंक्शन है। इसको अगर ये बिल्कुल बनती है एप्पल की जड़ से बनती है फ्लोरोजीन। इसका फंक्शन ये है कि ये बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं ना, और उस बंदे पे ये काम करती है जहाँ लिवर फैटी हो जाता है, फैट्स हो जाते हैं, और फैटी जनरेशन को ये कम करती है और शुगर को भी कंट्रोल करती है। और जो आगे हम जाके पढ़ेंगे ना टाइप 2 जो डायबिटीज़, उसमें बड़ा रोल है आपका फैट्स की वजह से जो इंसुलिन बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है, तो वो फिर क्या कहते हैं, फैट्स को कम कराते हैं। फैट्स के अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका काम ये होता है कि वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और वो इन्फ्लेमेशन जो है वो सेल के अंदर इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। वो जाके हम टाइप 2 में पढ़ेंगे इसको। अब ये आपसे मैकेनिज्म, आप पैथोफिजियोलॉजी जो है ग्लूकोज की, आप ये समझें कि मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का क्या है, कि ग्लूकोज आपकी बॉडी में कैसे बनता है, कैसे यूटिलाइज होता है, कौन कौन से फैक्टर उसको यूटिलाइज कराते हैं। अब ये सेल है, ये 2 सेल उसने दिखाए। अब लेफ्ट वाला देखें जी कि ये क्लोज है, ये इधर से इंसुलिन का ये उसने दिखाया हुआ है, ये आ रहा है, इंसुलिन आ रही है और ये अंदर दाखिल नहीं हो रही, इधर रुकी हुई है, और उधर से जो है ग्लूकोज है वो भी रुका हुआ है। जब इंसुलिन बॉडी के अंदर दाखिल होगी सेल के अंदर, ये देखें ना सेल के अंदर वो रुका हुआ है, तो दोनों चीजें रुकी। जब जो ही इंसुलिन इंटर हुई सेल के अंदर, तो ये दूसरी तरफ ग्लूकोज का चैनल भी खुल गया। ये सिंक्रोनाइज किस्म का सिस्टम है। जो ही एक सेल है, सेल के अंदर रिसेप्टर लगे हुए हैं ऊपर बाहर उसकी लेयर पे, वो इंसुलिन को रिसीव करेगा, रिसीव करके अंदर भेजेगा। जो ही इंटर हुआ साथ ही ग्लूकोज के लिए चैनल खुल गया। जैसे आप बाद स्टोरों में जाते हैं ना, आजकल वो सिस्टम है कि टोकन डालेंगे तो आप जो चीज़ रिक्वायर हो आपको मिल जाएगी, जब तक टोकन नहीं जाएगा। तो एन इसी तरह ये बड़ा सेंसरी सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। जो ही रिसेप्टर ने इंसुलिन को रिसीव किया और उसने सेल के अंदर भेजा, साथ ही उसके साथ दूसरा चैनल लगा होता है ग्लूकोज का, वो ओपन हुआ और ग्लूकोज एंटर होगा और वो जाके सेल के अंदर उसने मिलके बर्न कराना था। ये है फंक्शन बेसिकली इंसुलिन। अब इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा रिसेप्टर लगा हुआ है जो इंसुलिन को रिसीव करता है, यहाँ ही रेजिस्टेंस आ जाती है कि वो जो केमिकल्स रिएक्शन है फैट से निकल के आ रहा है, साइटोकिनेज, वो आके ना इधर बैठ जाता है, तो वो इंसुलिन को अंदर जाने ही नहीं देता, वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। जैसे हमने ऑटोइम्यून डिजीज में पढ़ा था, वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। अब वो रेजिस्टेंस क्या बढ़ेगा तो शुगर अंदर नहीं, इंसुलिन अंदर सेल के नहीं जाएगी। अब इंसुलिन अंदर नहीं जाएगी तो ग्लूकोज कहाँ से अंदर जाएगा। अब ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो बर्न नहीं होगा, फिर आपकी सेल की एनर्जी पूरी नहीं होगी, आप वीक हो जाएंगे, बेशुमार मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो जब ये अब होता ये है कि जैसे टाइप 2 है ना, उसमें इंसुलिन तो पीछे से बन रही होती है, या कम बन रही होती है या ज़्यादा बन रही होती है, उसको यहाँ रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है। अब अगर उसके ब्लड में चेक करेंगे तो ब्लड में इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज भी बहुत बड़ा हुआ है, इंसुलिन भी बहुत बड़ी है। तो परेशान को नहीं है कि इंसुलिन भी बन रही है, पैदा भी हो रही है, ग्लूकोज भी इतना ज़्यादा हो गया है, तो वजह क्या है।
अब उसको आप इंसुलिन लगाते रहे, बेशक लगाते रहे, तो इंसुलिन तो ऑलरेडी ज्यादा है, इंसुलिन तो ऑलरेडी ज्यादा है, वो तो यूटिलाइज ही नहीं हो रही। वो यूटिलाइज क्यों नहीं रही कि वो जो रिसेप्टर है जिसने रिसीव करना था वहां रेजिस्टेंस आ गई है। मतलब किसी आप जो लोगों को अपने अंदर बुलाना है तो बाहर कोई आ जाते हैं, कोई डाकू आ जाते हैं, कोई चोर आ जाते हैं, कोई फौज आ जाती है, कोई और आ जाता है, तो वो आपको घरों के अंदर दाखिल ही नहीं हो जाए। घरों के अंदर दाखिल आप कैसे जा सकते हैं कि वहां रेजिस्टेंस आ गई है। तो ये मैकेनिज्म है कि इंसुलिन इंटर होगी तो ग्लूकोज उसके बाद इंटर होगा, उसके लिए चैनल ओपन होगा, इंटर होगा। आगे चलते हैं जी। ये वही फंक्शन है वो देखें ऊपर इंसुलिन पेंक्रियास से आ रही है, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होगी है, और एक क्या करेगी, ग्लूकोज अपटेक करेगी, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी। ये क्या करेगी, इसका और क्या फंक्शन है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी, प्रोटीन भी बनाएगी। और तीसरा फंक्शन उसने लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, ग्लाइकोजीन्स। ये ग्लाइकोजीन्स के इसको स्टोर भी करेगी। समझ आया, एक ग्लूकोज को अपटेक करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी, प्रोटीन बनाएगी इंसुलिन, और क्या करेगी, इसको कन्वर्ट। अब इधर इंसुलिन और आई तो ये हार्ट में क्या करेगी, ग्लूकोज अपटेक करेगी, उसमें यूटिलाइज करेगी, प्रोटीन सिंथेसाइज, कार्डियो प्रोटेक्शन देगी। ये भी इसका काम है कि हार्ट को प्रोटेक्शन देगी। समझ आएगी है जी। ये लेफ्ट साइड पे उसने क्या किया कि स्केलेटल मसल में जाके क्या फंक्शन उसने किया, ग्लूकोज को यूज किया, प्रोटीन वहां बनाई, और फिर उसको वहां स्टोर भी कर दिया शुगर को। ठीक हो गया। अब अगला हार्ट में वो क्या करेगी, इंसुलिन आई, ग्लूकोज यूटिलाइज कराया उसने, प्रोटीन बनाई, वो क्या है, वो लिखा हुआ है ग्लूकोज प्रोडक्शन डिक्रीज। सिर्फ इंसुलिन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही, और बाकी उसके पैरेलल जो ग्लूकोज को बढ़ाने वाले निजाम है वो कितने हैं, थोड़ा सा पीछे करें। वो ग्लूकोगान भी है, वो एपिनेफ्रिन भी है और नॉन एपिनेफ्रिन भी है, वो कार्टिसोल भी है जो आपका स्टीरॉइड होता है, और ग्रोथ हार्मोन जो ब्रेन से आ रहा है पिट्यूटरी से, उसका भी काम ये है कि वो जब क्राइसिस आते हैं तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, वो भी इसको ना शुगर को बढ़ा देता है। तो इसके में अंदर पिट्यूटरी का भी फंक्शन है कि वो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, वो भी शुगर निकाल के बाहर लाएगा। जैसे ना हंगामी हालात हो गई हैं जनाब, फौज भी लग गई, पुलिस भी लग गई, सिविल भी लोग लग पे, दौड़ पे जी, जलजला आ गया, फ्लड आ गया, सारे भागने शुरू हो जाते हैं। आम रूटीन में तो इंसुलिन इसका रेगुलेटर है, इसको कंट्रोल करता है, लेकिन वो कहता है बॉडी के अंदर क्राइसिस हो गया, फूड की कमी होगी, ग्लूकोज की जरूरत पड़ी है, तो ये उसके मुकाबले में 1 2 3 4 5 और चीजें हैं जो उसके मुकाबले में काम कर रही हैं। तो शुगर के पीछे आप इंसुलिन के पीछे पड़े रहेंगे तो ये बाकियों को कौन कंट्रोल करेगा। यो शुगर, उसी बंदे की शुगर ठीक ही नहीं होती जिसको आप काउंटर जो सिस्टम है उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। मतलब इस लेक्चर के देने का मकसद यह है कि आपको सिर्फ इंसुलिन के पीछे नहीं पड़ना, आप सिर्फ बीटा सेल के पीछे मत पड़े, बीटा सेल की भी देखें कि वो काम कर रहा है नहीं, इसका तो काउंटर जो सिस्टम काम कर रहा है, जिसने शुगर का, उसका काम ही शुगर बढ़ाना है। वो कब करेगा, आपका किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी सदमे में चला जाता है, कोई टेंशन में चला जाता है, बॉडी क्राइसिस में चली जाती है, तो ये सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। इनका शुगर लेवल नीचे ही नहीं आने देना जब तक वो क्राइसिस नहीं खत्म होगा। आपने सारी टीमों को, फ्लड आ गया,
और फ्लड जब तक खत्म नहीं होगा, जो रेस्क्यू टीम है वो तो रोड पे चढ़ी हुई हैं। उनका क्या करें, धड़ाधड़ सामान लाई जा रहे हैं, मटेरियल जा रहे हैं, लोगों के लिए खाने के खुराक, रास्ते खो रहे, वो तो रोडों पे चढ़े, उन्होंने अपना फंक्शन शुरू किया हुआ है। उनका फंक्शन खत्म होगा तो नॉर्मल लाइफ शुरू होगी ना। तो क्राइसिस की लाइफ है। रेस्क्यू जा रही है, रेस्क्यू क्या काम है, कहाँ गए जी बंदे, खुराक इनको नहीं मिल रही, और जी वहां से खुराक गट्ठी हो जाता है ना, जलजला हो गया, कुछ सैलाब आ गया तो लोग गट्ठे शुरू हो जाते हैं उठ के आपके, और यार कोई कंबल ढूंढ रहा है, गठा कर रहा है, कोई खुराक गट्ठी कर रहा है, कोई पानी गठा कर रहा है। तो ये बॉडी आपकी, जो आपकी हर वक्त क्राइसिस में पड़ी हुई है, हर वक्त क्राइसिस में पड़ी हुई है। क्या उसको टेंशन है, उसको सदमा है, उसको ग्रीफ है, उसको इंजरी है, उसको चोट है, तो वो तो क्राइसिस में पड़ी है। तो रेस्क्यू टीमें तो सारी मार्केट में आई हुई हैं। इनका क्या काम है, इन्होंने शुगर को बढ़ाए रखना है। तो स्ट्रेस के लिए हमें स्ट्रेस की दवाइयाँ, इंजरी की उसको दवाइयाँ दें, ताकि वो क्राइसिस को भी साथ हम कंट्रोल करें। हम सिर्फ शुगर के पीछे मत पड़ जाएंगे, इंसुलिन को ही हमने कंट्रोल करना है। और जब वो आप काउंटर जो सिस्टम वर्क कर रहा है, उसको जब आप कंट्रोल करेंगे, उसकी असेसमेंट बड़ी जरूरी है। हमने बेशुमार लोगों को इग्नेशिया दे दे के, तो हमने इग्नेशिया दे, एसिड फास, ये स्टेफिस एगेरिया, कास्टिकम, ये सारी स्ट्रेस वाली दवाइयां हैं ना। बॉडी में इंजरी होगी, आपने अर्निका दे दी, आपने हेड इंजरी होगी, आपने नेट्रम सेल दे दी, हाइपेरिकम दी, आप वो बॉडी का स्ट्रेस लेवल आपने खत्म करना है। ये काउंटर जो निज़ाम चल रहा है, आपकी तो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी सही है, उसकी यूटिलाइजेशन भी ठीक हो रही है, कोई उसको रेजिस्टेंस भी नहीं मिल रही, फिर भी शुगर बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है भाई? काउंटर निज़ाम एक्टिवेट हुआ है। ठीक है जी। तो ये अब देखें ना, वो आगे तीसरी पे उसने इंसुलिन का काम करना, डिक्रीज करना, ग्लूकोज प्रोडक्शन को डिक्रीज करना, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना, यूटिलाइजेशन को ये बाकी सारे जो हैं ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं यूटिलाइजेशन को। उसमें देखें, वो कहता है लाइपोलाइसिस का क्या मकसद है कि जो फैट्स टूट रहा है उसको ये डिक्रीज करेगा, उस अमल को डिक्रीज करेगी इंसुलिन, कि उसको टूटने नहीं देगी। और बाकी सारे क्या करें, उसको इंक्रीज करा रहे हैं, उसको तोड़ के ला रहे हैं शुगर वापस, सेल के अंदर तोड़ के ला रहा है, फैट्स के अंदर से तोड़ के ला रहा है, लिवर के अंदर स्टोर पर उसको तोड़ के, बाकी सारे जो है ना उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। हो गया जी ठीक। ये चार्ट भी बड़ा आम है कि एक इंसुलिन सब यूटिलाइज करें और बाकी सारे उसके पैरेलल निज़ाम काम करें। और इस पैरेलल जो निज़ाम है, जो काउंटर सिस्टम है, जो शुगर का उसका काम यह है कि बॉडी के अंदर शुगर को बढ़ाना, यार उसको भी तो ठीक करने की कोशिश करो ना। ठीक है जी। कुछ चीज़ें आपको क्योंकि ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिक सिस्टम जब तक आप नहीं समझेंगे, आप और शुगर इस वक्त दुनिया में हर तीसरे चौथे बंदे को शुगर है, दूसरे बंदे को शुगर है, इतनी शुगर है। और वो बहुत ज्यादा पैंक्रिया की खराबी भी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ये दूसरी खराबियां हैं, उससे ज्यादा कई दूसरी खराबी। आगे चलें, आगे चलें यार। अब एक और सिस्टम है, उसने बताया कि एप्थैलमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो पैंक्रिया पे आता है, उसको स्टिमुलेट करता है, वहाँ बीटा सेल अल्फा सेल पड़ा है, और वो इंसुलिन बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है। ये एक सिस्टम अलग काम कर रहा है, देखा ना। वो आप एपोथैलमस उसने दिखाया है, वो देखें बीटा सेल, पैंक्रिया के अंदर बीटा सेल इनको स्टिमुलेट कर रहा है, ये इंसुलिन बना रहा है और ये ग्लूकोज बना रहा है। इससे राइट पे ले जाएं, राइट पे ले जाएं, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है,
जो सीधा जाके काम करता है किस पे, एड्रिनल ग्लैंड पे। ये एप्थैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जो क्या करता है मेडुला पे और कॉर्टेक्स पे, और वहाँ जो है वो जो हार्मोन्स बनते हैं, कार्टिसोल्स बन रहा है और एड्रिनल जो ग्लैंड्स के बाकी हार्मोन्स बन रहे हैं जिसमें एपिनेफ्रीन वगैरह ये बन रहे हैं, एड्रिनलीन बनती है वहाँ पे, जिसको नेफ्रीन एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, ये वो बना रहा है। अब उधर देखें कि वहाँ एप्थैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक हार्मोन रिलीज हो रहा है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से एसीटीएच किसको दे रहा है, कॉर्टेक्स को दे रहा है, मेडुला को दे रहा है, और वो जो है कार्टिसोल बना रहा है, और ये ग्रोथ हार्मोन भी डायरेक्ट वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एक्ट कर रहा है और ये ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। तो ये सारे जो बाकी सिस्टम है ये आपके क्या कर रहे हैं, ये ब्लड के शुगर को इंक्रीज करने का इनका रोल है। और ये दोबारा से एक और उसने आपको चार्ट बना के दिखाया है कि इस अमल को बार बार इसको इसलिए दिखाने का मकसद है कि आपके जहन में पेवस्त हो जाए, खुब जाए। एक इंसुलिन है और उसके मुकाबले में 3-4 निज़ाम और काम कर रहे हैं, और उसी सेल के उसी पैंक्रिया के अंदर ग्लूकागॉन बन रहा है जो शुगर को बढ़ा रहा है, एक शुगर को कम कर रहा है, एक शुगर को बढ़ा रहा है। फिर एड्रेनल ग्लैंड है, वो क्या कर रहा है, वो भी शुगर को रेगुलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, और उसके अंदर जो चीज़ें निकल रही हैं जैसे एपिनेफ्रीन निकल रही है, कार्टिसोल रुका है, स्टेरॉइड जो वो शुगर को बढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया जी। और फिर एक और आपका एलिमेंट है जो पिट्यूटरी से आता है जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, वो भी शुगर को बढ़ाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, ये वही चीज़ें दोबारा समझाने की कोशिश करें। एक और चार्ट लेके आया कि वो ग्लूकोज कंट्रोल इन स्ट्रेस, तो वो वही पीछे स्ट्रेस पे आके फिर वो सारा ये जो चीज़ें हैं ना उसने तुम आगे चलें जी। ये फिर देखें ना उसने एपिनेफ्रीन ग्लूकागॉन ये उसने दिखाया है कि लिवर के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इंक्रीज ग्लूकोज प्रोटेक्शन एंड ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। ये वो जो वही एपिनेफ्रीन और ग्लूकागॉन का वो दिखा रहा है कि ये क्या करता है, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार बढ़ा देता है। आगे चले जी। ये सारा फिर वही है जो फास्टिंग होती है ना, फास्टिंग में क्या होता है कि फिर ये जो है जो दूसरे जो सिस्टम है, अब ब्रेन के अंदर वो बता रहा है कि डायरेक्ट जाके ना यूटिलाइज हो रही है, और पेंक्रिया ग्लूकागॉन और जेनेसिस लिवर के अंदर है, और ये सारी प्रोडक्शन जब क्राइसिस आता है, फास्टिंग होती है जब अपनी, तो ये यहाँ से शुगर सीधी ब्रेन में चली जाती है। समझ आइए, ये सीधी ब्रेन में चली जाती है। आगे चले जाएं जी, मसल से भी इसी तरह निकल के चले गए। तो ये सारा वो बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये सारा निज़ाम इस तरह। आगे चलते हैं जी। ये सारा ये वो निज़ाम है कि एडिपोज क्या है, टिश्यूज फैट टिश्यूज है। अब यहाँ जो है ना जब ये ज़्यादा होंगे तो यहाँ से केमिकल रिलीज होगा जो इन्फ्लेमेशन करेगा ज़रूरत से ज़्यादा, और वो जाके टाइप 2 जो शुगर है ना वो वहाँ रेजिस्टेंस पैदा करेगा, कि जो रिसेप्टर है ना वहाँ जाके शुगर इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा करता है। बेसिकली ओबेसिटी जो है वो टाइप 2 शुगर का सबब है, बड़ा एक सबब है। इसलिए वो कहते हैं कि आप जो है ना मोटापा कम करें, मोटापा कम करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो इंसुलिन के खिलाफ कम होगी। अब रेजिस्टेंस की एक और बड़ी पहचान है कि आप अपीरेंटली क्लिनिकली आपके पास मरीज आया और उसको शुगर है, तो आपने क्या जज करना है कि इसको वाकई कहीं रेजिस्टेंस है। तो उस शख्स की जो स्किन अगर आप देखेंगे तो वो स्किन एक ट्यून में नहीं होगी, वो कहीं से ब्लैक होगी कहीं से नॉर्मल होगी।
तो आप फ़ौरन ये जज कर लें कि ये जो ट्यून इसकी चेंज है, कहीं ब्लैक हो रही है, कहीं गर्दन मैली नज़र आ रही है, कहीं वो उसमें नॉर्मल ट्यून में है, तो समझें कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इस ट्यून को ठीक करती है कौन सी दवाई? वो प्लम्बामेट करती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने वाली प्लम्बामेट है, इंसुलिन को रेजिस्टेंस को ठीक करने वाली कौन सी है? अभी मैंने फ्लोरोजीन आपको बताई थी। अभी तो मैं आपको वैसे हम इसको ग्लूकोज का मेटाबॉलिक सिस्टम बता रहा हूँ ना। जब मैं ट्रीटमेंट पे आऊँगा तो फिर मैं कहूँगा ये वजह है तो ये दवाई है, ये वजह है तो ये दवाई है, ये वजह है तो ये दवाई। ठीक है जी, समझ आ गया? कुछ कुछ आपको समझ आना, मतलब आपको ज़हन में होगा शुगर की कितनी किस्म है? टाइप 1, टाइप 2 बड़ी किस्में हैं, जेस्टेशनल शुगर है, और एक शुगर नहीं है लेकिन शुगर से मिलती हुई चीज़ है, वो क्या है? डायबिटीज। उसमें उसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल भी। उसमें एक होता है कि हमारा जो है एंटी डायरेटिक एक हार्मोन होता है जो किडनी पे आके जिसने काम करना होता है, जो पेशाब को कंट्रोल रखता है। और जब वो नहीं आता तो पेशाब कंट्रोल नहीं होता। जब पेशाब कंट्रोल नहीं होगा तो फिर प्यास ज़्यादा लगेगी, पानी ज़्यादा, ये उसकी सिम्टम्स है। और शुगर वाले मरीज में भी इसी तरह होता है कि उसको पेशाब ज़्यादा और प्यास ज़्यादा लगती है, तो वो क्या होता है, वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शुगर ही है इसको, लेकिन वो शुगर नहीं होती, वो एक हार्मोन है ADH जिसकी खराबी की वजह से होती है। तो जेस्टेशनल क्या होता है? जब जेस्टेशनल होती है उसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है ना, वो एक हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जो शुगर के लिए रेजिस्टेंस का सबब बनता है। अब जो आप अगर उसको चले जाएं, उस पर चले जाते हैं, मैं आपको थोड़ी थोड़ी साथ साथ डिटेल भी समझाऊंगा, साथ साथ आप चारों को लदा लदा समझने की। टाइप 1 क्या होगा? टाइप 1 ऑटोम्यून है। टाइप 1 इज ऑटोम्यून डिजीज। ऑटोम्यून क्या करती है? अपने ही सेल को मारती है। आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ किसी भी फॉरेन बॉडी के खिलाफ, उसने रेजिस्टेंस की, तो क्या हुआ? वो जाके उसको मारेगा। जैसे हमने पीछे ब्रेन पैथोलॉजीज में पढ़ा, MS में पढ़ा, बाकी चीज़ों में पढ़ा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये उस फॉरेन बॉडी को मारता है तो साथ ही बीटा सेल को मारना शुरू कर देता है। तो टाइप 1 में क्या होता है? बीटा सेल मार ही देता है वो, इसलिए वो टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट लोग हो जाते हैं, जैसे बच्चों में से शुरू हो जाती है। तो टाइप 1 में ये समझे कि बीटा सेल मार दिया उसने, ऑटोम्यून ने। तो टाइप 1 में तो हम इलाज करेंगे ऑटोम्यून का कि किस वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने बीटा सेल को मारा। अब बाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टाइप 2 में भी बीटा सेल डिस्ट्रॉय होता है, वो भी कोई ऑटोम्यून आ गया है। एक डिस्कशन ये भी चाह रही है, लेकिन इसमें तो सारे एग्री कर रहे हैं कि टाइप 1 जो है जिसमें बीटा सेल, ये ऑटोम्यून है। ये आपने वजह देखनी है कि ये क्यों हुआ, ऑटोम्यून एक्टिवेट हुआ, और फिर वो ट्रिगर क्या। ये जेनेटिक वीकनेस भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन डिजीज़ भी हो सकती हैं, कोई क्या आपकी जो होती है जो वैक्सीनेशन हो सकती है, स्ट्रेस कॉज भी हो सकता है ऑटोम्यून्स का। तो वो आपने टाइप 1 इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ इंसुलिन डिपेंडेंट लोग हैं, तो उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकती है कि वो ऑटोम्यून की वो वजह ढूंढे और उस वजह को ढूंढे और बीटा सेल की डेथ को रोके। समझ आ गई है जी आपको? और दूसरा जो टाइप 2 है, वो इंसुलिन की या तो प्रोडक्शन कम हो रही है, और अगर प्रोडक्शन सही हो रही है तो आगे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, वो यूटिलाइज नहीं हो रही। ये टाइप 2 है। जेस्टेशनल में क्या है? जेस्टेशनल में क्या है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है और प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका काम, वो भी ऑटोम्यून उसका रोल प्ले करती है कि वो रेजिस्टेंस, ऑटोम्यून नहीं होती, वो रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। तो जो ही प्रेगनेंसी खत्म होती है, प्लेसेंटा वाला रोल खत्म हो जाता है, तो शुगर लेवल नीचे आ जाता है। और ये बात भी कही जा रही है होती है
कि उस औरत को ज़िंदगी में कभी शुगर हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है, उसको मुसलसल मॉनिटर करना पड़ता है। समझ आ गई है जी। अब ये सारी वो फौज उसने दिखाई अंदर, ये जो ब्लड के अंदर की फौज उसने दिखा दी है। कौन सी फौज? जो हमने ऑटोइम्यून में शुरू में पढ़ी थी कि वो मैक्रोफेजेस हैं, वो बीटा बी सेल है, वो टी सेल है, वो डी सेल है, वो बी सेल है, वो सारे जो इम्यून सिस्टम में एक्टिवेट होते हैं, ये सारा उसने उधर रोला पड़ गया अंदर कि जी वो। तो ऑटोइम्यून में क्या होता है कि ये आपका जो हमारा आज का टॉपिक था, मैंने इसलिए कंपैरेटिव स्टडी डाल ली कि आप जब शुगर को पढ़ें, आप शुगर को समझें, तो आपको पता चल जाए कि यार ये टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है, जेस्टेशनल क्या होती है और इंस्पाइडस क्या होती है। और इसके अंदर एक और भी है जिसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं, जो टाइप 2 से पहले की होती है, कि अभी वो दरमियान वाली स्टेज में। और ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो टाइप 2 के प्री डायबिटिक होते हैं, अगर उनको उसी वक्त जज कर लें उस स्टेज में, तो ये ठीक भी हो जाता है। आगे चलेंगे। आगे चलें, आगे चलेंगे जी। उसने एक और चार्ट दिखाया आपको, टाइप्स के हैं, टाइप 1, टाइप 2, अदर स्पेसिफिक टाइप, जेस्टेशनल। ठीक है ना जी। बार बार आपके जहन में बात बैठ जाइए ना यार, शुगर पे कोई पेशेंट ही आ जाता है, आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे कौन सी टाइप की शुगर है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, जेस्टेशनल है। तो जेस्टेशनल को तो आप इलाज करेंगे, हम करते हैं जी आपका इलाज, तो आपका प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाएगी। टाइप 1 तो जी आपकी वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और टाइप 2 जो है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट की शुगर है। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है चीज़ों की। मतलब आप शुगर को पहले समझे तो सही ना यार। हम तो ऐलान कर देते हैं हम शुगर का इलाज जानते हैं, ठीक है जानते होंगे, लेकिन पहले समझो तो सही ना। वो तो तुक्के पे कोई दवाई लगेगी ना, जब आप इसको समझ के दवाई देंगे तो फिर दवाई सही लगेगी। वो तो आप तुक्के मारते जाएंगे, पहले आप इस मैकेनिज्म को तो समझे ना। हनीमन यही कहता है कि 2 पार्ट्स ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर, यही कहता है ना, लॉ ऑफ सिमिलर कहता है कि डिजीज को समझो और फिर ड्रग्स को समझो, ड्रग की पिक्चर को समझो, दोनों को मैच करना है ना, आपने रिजेम्बलेंस पैदा करनी। अब कई शुगर है उनका मोटापा हुआ है, कई शुगर है उनका वेट लॉस हो रहा है। तो वेट लॉस जो हो रहा है तो इसका मतलब है तो उसको पुराना काम चल रहा है उसका, तो वो कहाँ से फैट से शुगर बना बना के बॉडी को यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि ब्रेन को तो चाहिए शुगर। वगरना ब्रेन को तो अगर नहीं मिलेगी तो ब्रेन वीक हो जाएगा, ब्रेन की उसके अंदर पैथोलॉजी शुरू हो जाएगी। तो ये तो नेचर ने बड़ा डिफेंस किया हुआ है कि ब्रेन को उसने डायरेक्ट एक्सेस दे दी। जिस तरह हमने इमरजेंसी नहीं बनाई होती अस्पतालों के अंदर, एक रूटीन के अस्पताल में चेकअप के लिए मरीज आते हैं, एक इमरजेंसी को डायरेक्ट एक्सेस होती है, फौरन इमरजेंसी को जो 8-10 डॉक्टर उसके साथ लग पड़ते हैं और फिर उसको कहीं ना कहीं उसको, तो इमरजेंसी के लिए उसने डायरेक्ट एक्सेस दी है। ठीक है जी। और कितना इमरजेंसी के लिए उसने कितना अंदर निज़ाम बनाया, और इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइप 2 में करता है, ये जो बेली फैट्स आपके, ये ज़्यादा इस पर असरअंदाज होता है। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हम वो जब मैं तो अभी सर आपको एक मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश करें, जब हम उस पर जाएंगे तो कोई 57 के करीब या 58 के करीब मैंने दवाइयाँ डाली हैं इसमें, थोड़ी नहीं डाली, थोड़ी दवाइयाँ नहीं है, इतनी एक्सेस है। उधर क्या बनती है, इंसुलिन बनती है या आपकी वो बनती है ग्लूकोफेज बनती है, या 1-2-3 दवाइयाँ बनती है। इधर तो बड़ी रेंज है भाई आपके पास। रेंज इसलिए है कि ये वजह होगी तो ये देंगे, ये वजह होगी तो ये देंगे, ये वजह होगी तो ये देंगे, ये सिम्टम होगी तो ये देंगे। आगे चलते हैं। जब हम कॉम्प्लिकेशन पे जाएंगे ना, मैं आपको बताऊं कितनी ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेशन हम डील करते हैं
कि कॉम्प्लिकेशन में दुनिया में किसी सिस्टम में कोई इलाज ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक फुट हो जाता है तो कटो जी इसको, रेटिनोपैथी, रेटिना डिटैचमेंट हो जाती है, कोई हाल नहीं जी। तो अब देखें ना, मैं उस पर जब आऊँगा कॉम्प्लिकेशन पे, आपको मैं ऐसे ऐसे रिजल्ट दिखाऊंगा कि अकल दंग रह जाती है इंसान की। ये असल में सिस्टम को जो है ना सही तरीके से साइंटिफिक अंदाज में अगर इसको समझा जाए, इसके में बड़ा पोटेंशियल है और यही मीट करेगा और यही लोगों की के लिए फलाह का और इस्लाह का और उनकी दुरुस्ती का पैगाम है होम्योपैथी। अगर होम्योपैथी को लोग सही समझें, सही इसको यूटिलाइज करें, इसकी प्रोडक्ट को समझें, इसकी दवाइयों की खासियत को समझें, तो फिर आपको पता चलता है कि ये निज़ाम कितनी गिरफ्त रखता है। भाई ये तो बस अल्लाह माफ़ करे, हम बार बार मैं उस बात को इसलिए दोहराता रहता हूँ कि ये इसको डिरेंज किया गया, इसको डिट्रैक्ट किया गया, इसको गलत रास्ते पे चलाया गया। किसने? ड्रग माफिया ने, इंटरनेशनल ड्रग माफिया इस पे नज़र रखी होगी। ये तो बड़ा सस्ता इलाज है, गरीबों का इलाज है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये क्यों खड़ा हो रहा है? तो ये खड़ा हो रहा है, ये और ये चल भी रहा है, वो खुदा की उसकी रहमत की वजह से चल रहा है, वरना इसको तो कब का मका के परे मारा होता। और वो तो मका के दुश्मन तो मका के मारने के लगे ही लगे हुए हैं। हमारे अपने जो लगे हुए हैं उनकी भी कोई मिसाल कम नहीं है। वो समझते हैं कौन नहीं आया, मैं बस बात। और ऊपर से ये जो हमारा फेसबुक या ये जो यूट्यूब के, इसके बड़े फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस पे हर बंदा उठ के ना अपनी कारीगरी शो कर रहा होता है। और सुनने वाला जो होता है वो इनोसेंट होता है, कहता है ये भी ठीक कह रहा होगा, और वो कंफ्यूज कर रहा होता है। हमारे यहाँ बड़ा मसला ये है, हमारे यहाँ मसला ये है कि साइंस बिलीव करती है प्रैक्टिस पे, एक्सपीरियंस पे। हमारे जिस बंदे का क्लीनिंग चलता है ना, जो मरीज देखता है, उसको बोलना नहीं आता, ना वो बोलना चाहता है। जिसको कख नहीं आता, जिसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं है, वो बोलता जाता है। वो बोल बोल के पैसे कमाता है क्योंकि उसका क्लीनिंग नहीं चलता। और जिसका क्लीनिंग चलता है वो वोकल है ही नहीं। वो वोकल इस वजह से नहीं, या तो उसको बात करनी नहीं आती, मैं उस पर शक तो नहीं कर सकता, हो सकता है उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता हो। दूसरा यह है कि वो कमीना है, वो बताना ही नहीं चाहता। दो मसाइल है ना। तो हमने तो ये कोशिश की है कि हमने जो क्लिनिक पे करते हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं कि शायद यार हमने कल मर जाना है, अब इसको कितना क्या करेंगे, पैसे को इकट्ठा करके क्या करेंगे? उधर अदालत लगेगी, वो कहेगा मैंने तुम्हें इतना इल्म दिया था, तूने इसका इस्तेमाल क्या किया? पैसे कमाने के लिए किया खाली, या इस लोग मेरी मखलूक के लिए भी कुछ किया? तो बहुत दुनिया में कम लोग हैं। मैं पहले भी अक्सर बात करता रहता हूँ यार, एक बंदा कहते हैं जी बड़ी रिसर्च चाहिए, हमें रिसर्च के लिए जी करोड़ों रुपए चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, यही कहते हैं ना लोग, तब रिसर्च हो जी। वो यार हनीमन के पास कौन सी बड़ी बिल्डिंग थी? एक टेबल था उसके बेचारे पास, एक कुर्सी थी उसके पास। उसकी एक टेबल, एक कुर्सी, एक बंदा, लाखों लोग उससे रिज़्क कमा के खा रहे हैं। दवाइयां बनाने वाले, सेल्समैन, दवाइयां बेचने वाले, जहां क्लिनिक खुलता है उसका मालिक किराया लेता है, उसमें जनाब बोतलें यूज हो रही हैं, उसमें गोलियां यूज हो रही हैं, कितनी फौज लगी हुई है इस पे। और एक बंदे की ना कोई उसके पास यूनिवर्सिटी थी, ना उसके पास कोई बहुत बड़ा सेंटर था, ना उसके पास कख नहीं था उस बेचारे के पास, और उसने दुनिया को एक ऐसा सिस्टम खड़ा करके दे गया। क्या जरूर आइंस्टाइन के पास कौन से करोड़ों रुपए थे, अर्शिमिदस के पास कौन से करोड़ों रुपए थे यार। हनीमन के देखे ना, कौन से अरबों रुपए की उसने कोई यूनिवर्सिटी खोली हुई थी जिसमें हजारों बंदे रिसर्च पे काम कर रहे थे। वो बेचारा कोई भी अकेला खुद ही दवाइयां खा खा के प्रूव करता रहा, कोई दोस्तों के बता। तो उस पे करोड़ों लोग जो है ना इस वक्त उसके इस सिस्टम से रोटी खा रहे हैं।
करोड़ों लोग। एक सिर्फ डॉक्टर को छोड़ दें, उस डॉक्टर के साथ कितने शोबे, वो दवाइयां बनाने वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, वो रद्दी उठाने वाला, वो लिफाफे बनाने वाला, वो गोलियां मत देखें कितनी पूरी इंडस्ट्री इस पे लगी हुई है। और उसकी हर कई भी बात पे, उसकी फिलॉसफी में पीएचडी होनी शुरू हो गई है। उसके मटीरियल मेडिकल का पीएचडी, थेराप्यूटिक्स पे पीएचडी शुरू हो गई है। एक बंदा तो जो बंदा किसी को, कौम को, इंसानों को दुरुस्त सिमत पे लेके आता है, डायरेक्शन पे ले आता है, उसके लिए यूनिवर्सिटियों की भी जरूरत नहीं होती, उसके लिए बड़ी बड़ी रिसर्च लेबॉर्ट्रियों की भी जरूरत नहीं होती। उस दिमाग की जरूरत होती है, उस हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है, उस बहादुरी और दलेरी की जरूरत होती है, उस फराख दिली की जरूरत होती है। उसके अंदर वो सखी भी होना चाहिए, वो दलेर भी होना चाहिए, वो आला ज़र्ब भी होना चाहिए। तो फिर खुदा देता भी उसी को है ना, ये जिम्मेदारियां सौंपता भी फिर उसी को है। 200 साल हो गए ना, कोई और एनिमल अभी तक पैदा ही नहीं हुआ ना। और फिर उसके साथ जो अशर किया है हमने, उसके साथ जो हम खेले हैं, इसके बावजूद भी वो निकलता है, सिस्टम निकल रहा है, इसके बावजूद भी निकल रहा है। हर चपड़ासी भी गोली खा रहा है, वजीर भी खा रहा है, सिपाही भी खा रहा है, जर्नैल भी खा रहा है। बंदे एक का दिमाग था। इसलिए ये एक एक बंदा अगर इस सिस्टम को समझ जाए, 2 लाख बंदा पाकिस्तान में से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में कितने लोग हैं? एक एक बंदा हनीमन की सोच, उसकी फिलॉसफी और उसके अमल करना चाहे तो आप कितना फैल सकता है यार। दुनिया में एलिमिनेट हो जाए बाकी सिस्टम, खत्म ही हो जाए बाकी सिस्टम। लोग कहेंगे यही सिस्टम है असल। अब ये कि टाइप 1 में क्यों कहता है लैक ऑफ इंसुलिन, कॉज क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज के इंसुलिन की कमी है। ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से यूजुअली चिल्ड्रन में शुरू हो जाती है, वो फिर सारी जिंदगी वो। इस टाइप 2 क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लाइफस्टाइल फैक्टर है, और यूजुअली अडल्ट में शुरू होती है। लाइफस्टाइल कर जो खाई जा रहा है, पेप्सियां पी जा रहा है, बाल्टी गोश्त उड़ाई जा रहा है, सारा दिन बैठा हुआ है, आड़त की दुकान है, दुकान बैठा है, खाई जा रहा है, कमाई जा रहा है, कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। 6 पेप्सियां उड़ा रहा है, बाल्टी गोश्त ले आओ। जब वो 2 4 5 साल खाता है, खुदा कहता है ना ये तेरे काम ही नहीं आएगा, ये जो आम का तू कमा रहा है ये तेरे काम नहीं आएगा। वही उसके खिलाफ यूज होना शुरू है, वही पैसा, वही रिज़्क, वही सब उसी के खिलाफ, उसी के खिलाफ। फिर वही पैसा उसके खिलाफ यूटिलाइज होगा और उसको मार के रख देगा। अक्ल खोल के समझ लो। गठा करता है, खटा करके क्या करेगा? खाएगा ना, ज्यादा खाएगा तो क्या होगा? शुगर ही होगी। जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, और इसमें रिस्क फैक्टर है किसको? मदर को और बच्चों को। इसमें बच्चा मोटा हो जाता है तो इसमें रिस्क फैक्टर है। इसका इलाज भी हम आगे जाके करेंगे, लेकिन आप बात को समझते चाहे, पहले आप समझें जी, पहले बात को समझें, इलाज की तरफ फौरन ना जाएं, पहले बात को समझें। जब आप बात समझ जाएंगे फिर आप इलाज कर लेंगे। हिट एंड ट्रायल पे नहीं जाना। एक सिरे 7वीं 8वीं दवाइयाँ तो मैंने इसको लिखाई हैं, तो 8वीं दवाइयाँ तो हम एक बंदे को नहीं खिला सकते ना, इस तरीके से खिलाएंगे उसको। और सारी मज़े मज़े की दवाइयाँ, और उस बंदे के लिए वही मज़े की दवाई होगी जो उसके कॉजेटिव फैक्टर को, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी से मैच करेगी, वही उसकी दवाई होगी। आगे चलेंगे। ये उसने बताया ना कि
टाइप 1 वही है ना कि वो पेंक्रिया के अंदर, टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन है और रिसेप्टर का मसला है, ग्लूकोज का, वो सारा जो मैं पीछे आपको बता के आया हूँ। दोबारा वो एक स्लाइड और आगे चले। अच्छा, टाइप 1, इसमें क्या हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। जैसे मैंने आगे ट्रीटमेंट में भी अपनी एक असेसमेंट लिखी है कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर बड़ा आम है, ख़ानदान से वो जीन भी वीक लेके पैदा हुआ है तो उसको एड्रेस करना, मतलब ये ज़रूर जानना होता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं टीबी तो नहीं है। मतलब जो हम जनरली कैंसर के अंदर या स्पेशल बच्चों के अंदर या अप्रोच लेते हैं ना, वो अप्रोच आपने यहाँ लेनी है, वो अप्रोच हमने यहाँ लेनी है कि क्या कॉजेटिव फैक्टर जेनेटिक हो सकता है। उसमें ट्यूबर लगानी है, उसमें कार्सिनोसन लगानी है, उसमें एक्सरे लगानी है, उसमें सिफलिनियम लगानी है, उसमें कार्सिनोसन लगानी है, वो फैक्टर लेना है भाई पहले। उसने कहा जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल, कोई एनवायरमेंटल भी हो सकता है। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल, ये टाइप 1 को बता रहा है। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल, ऑटोइम्यून रिस्पांस के तौर पर बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। वाजे हो रहा है? ये पल्ले तो बैठा लें कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इसने क्या करना है, इसने बीटा सेल को मारा है और उसकी प्रोडक्शन को क्या होगा, बीटा सेल डेफिशिएंसी हो जाएगी। बीटा सेल जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इंसुलिन बनना कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड जी? टाइप 1 समझ आ गई है? हालात पे पहले समझ आए कि दिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज। टाइप 2, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, साख्ती फैक्टर्स। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ भी यहाँ काम करेंगी। मसलन किसी को फास्फोरस लग सकती है, किसी को लाइकोपोडियम लग सकती है, किसी को पल्सटीला लग सकती है। आप इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयों को भी तलाश करें, इसको जेनेटिक फैक्टर को भी तलाश करें। और कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई अगर मिल गई आपको, जेनेटिक काज आपको मिल गया तो शुगर यहाँ उड़ा के रख देगी। और फिर क्या कहता है, इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, बीटा सेल डिसरेगुलेट हो जाएगा। क्या होगा, इंसुलिन वो बना रहा है, देखें इंसुलिन बना रहा है, अब इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रही। एक नेगेटिव फीडबैक होता है, वो नेगेटिव फीडबैक ये हो गया कि पेंक्रिया को नेगेटिव फीडबैक चला गया कि इंसुलिन बहुत बन गई है, आपने यूटिलाइज नहीं हो रही। एक तो है कि पहले धड़ाधड़ बनाई जा रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रही, यूटिलाइज और बनाई जा रहा है, बना बना के वो थक गया, ओवर एक्टिव हो गया, मतलब जरूरत से ज्यादा काम उसने किया तो क्या हो गया, वो थक हो गया, बीटा सेल मरना शुरू हो गया, तो बीटा सेल की डिसरेगुलेट हो गया। फिर ये भी होता है कि वो नेगेटिव फीडबैक है, इंसुलिन तो बहुत है, अब इंसुलिन यूटिलाइज नहीं होगी, सेल डिमांड कर रहा है कि मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरे अंदर तो एनर्जी नहीं आ रही, ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा। अब वो क्या होगा, वो दूसरा पैरेलल जो सिस्टम है वो उठ खड़ा हो जाएगा कि भाई क्राइसिस आ गया बॉडी के अंदर, और फिर इधर चला जाएगा मैसेज कि यार इंसुलिन और बनाओ और बनाओ और बनाओ के थक थक के तो वो इंसुलिन बनाना भी छोड़ देगा। समझ आइए? फिर क्या करेगा, वो फैट से निकालेगा, फिर स्टोर निकालेगा, तो वो क्या कहता है, बीटा सेल डिसरेगुलेट हो जाएगा, इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्लूकोज जो टॉलरेंस है वो इम्पेयर हो जाएगी, बीटा सेल इनसफिशिएंसी में चला जाएगा कि उसकी प्रोडक्शन ही फिर कम हो जाएगी। तेजी से बनाता रहेगा, ओवर वर्क करेगा, दिन रात लगा हुआ है, क्योंकि आगे वो डिमांड है सेल की कि यार मुझे दो इंसुलिन पे जो काम मेरा चले, वो इंसुलिन सारी यूज नहीं हो रही। समझ आ गई? आगे जी दोनों चीजें समझ। नेक्स्ट,
अब वो यही दोबारा उसने दिखाया कि इनसफिशिएंट इंसुलिन आ ही नहीं रही है, तो कि ग्लूकोज तो पे फिर रहा है ब्लड के अंदर। अब इंसुलिन आएगी तो यूटिलाइज होगा, अब इंसुलिन ही नहीं है तो यूटिलाइज कहाँ होगा। ये तो बिल्कुल जो से ना चोली दामन का इनका साथ है कि इंसुलिन होगी तो ग्लूकोज, इंसुलिन है और अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो फिर भी ग्लूकोज फिर रहा है। आगे चलें जी। अब इसमें क्या होगा कि स्लो हीलिंग ऑफ कट्स, आपके जख्म, और वहाँ से लोगों को अक्सर पड़ता है वो जी जख्म ठीक नहीं है, फिर जाके शुगर टेस्ट कराते हैं, ओह जख्म नहीं ठीक हो रहा, पता लग रहा है शुगर 400 है, ठीक हो गया जी। स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड वुंड्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशाब का आना तेज हो जाएगा, ये सिम्टम बता रहा है आपको। इंक्रीज थर्स्ट, नहीं ये सारे मामलात सब में होंगे, ये जो मामलात है ना ये टाइप 1 में भी होंगे, टाइप 2 में भी होंगे, ये टाइप जेस्टेशनल में भी होंगे, ये तो सिम्टम आ गई ना, ये तो फिर आपने देखना कि टाइप 1 है टाइप 2 है या कौन सी है। आगे चले जी। इंक्रीज थर्स्ट बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, स्लो हीलिंग होगी, फीलिंग वेरी टायर्ड हो जाएगा, क्योंकि सेल को एनर्जी नहीं मिली तो थका थका होगा, ब्लूअर विजन, आंखें खराब हो जाएंगी। इधर मुड़े लाइट करें। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलेगा क्योंकि सेल के अंदर वो नहीं है, टिंगलिंग नमनेस इन द हैंड। आगे चलें जी, आगे आगे अगले स्लाइड में। सिम्टम ऑफ डायबिटीज ऑलवेज हंग्री, क्योंकि सेल की डिमांड है, सेल की डिमांड ही पूरी नहीं होगी, शुगर यूटिलाइज ही नहीं हो रही, तो क्या होगा, ओके और मांगेगा और मांगेगा, क्योंकि बॉडी की नीड ही नहीं पूरी हो रही, नीड इसलिए नहीं पूरी हुई, ग्लूकोज यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, ऑलवेज थर्टी, प्यास बढ़ेगी, बॉडी और मांगेगी, पानी और मांगेगी तो पेशाब पे और आएगा, वो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस खराब हो जाएगा, पानी इनटेक मांगेगा, पेशाब आएगा, और क्या वुंड दैट हील नहीं होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, नमनेस इन द हेड। जब एनर्जी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, यूटिलाइजेशन ही, हाथ पांव सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर यूटिलाइजेशन ही। ये वही चीज़ें जो है ना ऊपर जो चार्ट में दिखाई थी दोबारा दिखा दी। आगे चले जी। सिम्टम ऑफ टाइप 1 डायबिटीज इन अडल्ट, बच्चों में क्या हो, एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव हंगर, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कोई पता नहीं वजह वेट लॉस हो रहा है, ब्लूअर विजन हो गया, स्लो हीलिंग होगी, फटीग होगी, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, इन लोगों को जो वेजाइनल या माउथ के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। चलें जी, उनके पास जो इलाज है वो ये है कि इंसुलिन देते हैं, ठीक है ना। और हम जो है ना टाइप 1 का बाकायदा इलाज इस तरह करते हैं कि वो कॉजेटिव फैक्टर ढूंढते हैं, कि कोई फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, और फिर ऑटोम्यून एग्रीवेट क्यों एक्टिवेट हुआ, और वो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो दुरुस्त डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ दवाइयाँ जो हैं तो वही इस्तेमाल होंगी, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ गया तो क्या यूरिनियम नाइट्रिकम है, आपकी इकोजिटम है, आपकी फास्फोरस है, आपकी एसिड फॉस है, वो हम डिटेल सारी में, इसलिए आपको पूरा ट्रीटमेंट पे हम जाएंगे तो सारी समझाने की कोशिश करूँगा, ये साथ साथ चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ आपको अंदाज़ा होता है। आगे चलें। वो डाइट रेगुलेट, वो कहता है फिर शुगर वाली ज़्यादा चीज़ें ना खाएं, आपको किन चीज़ों में, जैसे सब्जियां हैं तो सब्जियों में आप देखेंगे आलू में ज़्यादा शुगर होती है, चुकंदर में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इसी तरह बीन्स हैं जिसमें आपकी दाल माश है उसमें ज़्यादा शुगर है, लोबिया में ज़्यादा शुगर है, और दाल मूंगी है, दाल मसूर है, इसमें कम लेस शुगर होती है ना, बहुत ही कम होती है। तो बेकरी के हर सामान में शुगर होती है, चाहे वो नमकीन खाएं या चाहे वो सारा खाएं, मांस वाए ब्राउन ब्रेड के। इसी तरह जो आपके फ्रूट्स हैं जैसे केला है उसमें बेशुमार शुगर है,
इसी तरह आम है, बेशुमार शुगर है, आप इनको अवॉइड करें, डिस्कार्ड करें लाइफ से। आप चुकंदर है, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो सेब में है लेकिन निस्बतन इन बाकी चीज़ों के थोड़ा कम होती है, अमरूद में कम होती है, लुकाट में कम होती है, जामुन में कम होती है। तो इस तरह थोड़ा सा वो कहते हैं लाइफ स्टाइल, डाइट प्लान को सेट करें। ठीक है जी, आगे चलें। कॉम्प्लिकेशन जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेशन जो है इसकी हाई ब्लड ग्लूकोज की जो है ना वो है डैमेज टू द स्मॉल माइक्रो ब्लड वेसल जो है आपकी, वो उनको तोड़ फोड़ करता है। तो कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं और उसका इलाज भी काफ़ी डिटेल से है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं इतना बर्डन डालूं कि आप इसको समझें। मतलब इस हिस्से में आप अगर हम इसको ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ ग्लूकोज, कहाँ से क्या चीज़ पैदा हो रही है, कहाँ से क्या चीज़ पैदा हो रही है, और फिर इसका इलाज क्या हो सकता है। इलाज के तदारक के लिए पहले हमें इसको समझना है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो फिर हम इसका बेहतर इलाज कर सकते हैं। आपको ये चारों टाइप्स, अब एक आगे चले जाए ना, वो मुझे स्लाइड दिखाएं ज़रा, मैं भी उनको भी समझा दूँ। वो ये मैं बाद में हम इसको देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस का। आप जो है ना स्पाइडर्स वाली स्लाइड मेरा ना आखिर में सारी, जेस्टेशनल ज़रा दिखा दें। ये इसका भी थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लें जेस्टेशनल का। आगे चलें, इससे आगे वाली स्लाइड दिखाएं, आगे वाली दिखाएं। ये समझने वाली जरूरी है। इसने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, इसको समझें। फीटो प्लेसेंटल हार्मोन्स, फीटल प्लेसेंटल हार्मोन्स, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो रेजिस्टेंस का सबब बनता है। वहाँ हम कह रहे थे ना फैट्स उसकी रेजिस्टेंस का सबब बनता है, यहाँ इसकी रेजिस्टेंस का सबब ये बनता है जो प्लेसेंटा हार्मोन्स रिलीज करता है। इसमें कॉर्टिसोल भी है, ग्रोथ हार्मोन भी है, तो प्रोलैक्टिन भी है। इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, आप ये जहन में रखें, बहुत डिटेल में आप नहीं जाना चाहते, आप इतना तो जहन में रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा हार्मोन जो रिलीज करता है वो हार्मोन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब बनता है। और इसीलिए जब प्लेसेंटा डिलीवरी हो जाती है तो वो हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है, तो वो शुगर नीचे लेवल आ जाता है। अब इसमें हमारे पास इलाज ये होता है कि वो जो प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज कर रहा है, इसके लिए हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त हार्मोन रेगुलेटरी मेडिसिन होती है। और वो कॉजेटिव फैक्टर वही जेनेटिक्स हैं, और ये बच्चे चूंकि अबनॉर्मल की तरफ जा रहा होता है, ऐसे बच्चों की डेथ भी हो जाती है, तो ये अबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है, तो फिर हम वो चले जाएंगे इसके जेनेटिक फैक्टर्स पे। जेनेटिक फैक्टर जाके तो हम इस हार्मोन की तो ज़रूरत भी तो इसको है रिलीज़ की, लेकिन इसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन को या रेजिस्टेंस पैदा करने वाली प्रोडक्शन को हम कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे? आप एक्सरे दें, आप इसको कार्सिनोसम दें, आप इसको ओरोमेट दें, आप इसको सीपिया दें, और साथ इसको अकॉर्डिंग टू जो शुगर की दवाइयाँ वो उसका इस्तेमाल करें, ताकि एक तो शुगर आपकी कंट्रोल रहे, और दूसरा जो है वो कॉजेटिव फैक्टर जो इस हार्मोन की रिलीजिंग का बेताशा रिलीजिंग का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ही, उसको हम कंट्रोल करें। और ये जो कंट्रोल है ये, और अब भी अगर आप उसका देखें, प्रेगनेंसी एक बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है और ज़बरदस्त लेबॉर्ट्री है किसी भी
मरीज़ की ज़िंदगी का एनालिसिस करना और उसको दुरुस्त सिमत में डालना। यहाँ जैसे रोज़ा होता है ना, बंदे का रोज़ा होता है। अब रोज़े क्या होता है कि बॉडी पे क्राइसिस होते हैं, जो भी छुपी बीमारियां ना रोज़े में सामने ज़ाहिर हो जाती है। और अक्सर पथरी पकड़ी जाती है, अक्सर शुगर पकड़ी जाती है रोज़े में। क्यों? वो डगमगाएगा, शुगर लेवल होगा, नीचे गिरेगा, वो चेक करेंगे तो वो तो शुगर ही नहीं है जी, इसकी तो शुगर हाई है या कम है। यहाँ जनाब अगर प्रेगनेंसी में चूँकि बॉडी क्राइसिस में होती है तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसको एक्लेम्पशिया भी हो जाता है, बच्चे की डेथ करवा सकता है। तो ये बड़ा जजमेंट करने के टाइम है किसी भी इंसान के अंदर। वो जब बॉडी पे लोड पड़ता है, भाई एक बॉडी अपना आप संभाल रही होती है, फिर उसने एक और बॉडी को भी संभालना होता है। तो बॉडी पे क्राइसिस आ गया, बॉडी पे क्राइसिस आ गया तो वो जज करना बड़ा ज़रूरी है, और उसका इलाज उसी तरीके से हो सकता है। और उसका इलाज जो आपकी हार्मोन रिलीजिंग मेडिसिन हैं, जैसे आपकी पिट्यूटरी है, आपका थायराइडिनम है, आपका ओरोमेट है, जैसे आपको सीपीए है, वो हर पेशेंट वेरिएशन करेगा, वेरी करेगा उसकी इस हार्मोन की रिलीजिंग का। आपको समझ आ रही मेरी बात? तो उसको हमने एड्रेस करना है। लेकिन मैं ट्रीटमेंट में जाके वो दवाइयाँ भी ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आपको मैं एक जनरल एक कॉमन सेंस दे रहा हूँ कि इस वक्त आप शुगर के तो पीछे आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसकी कॉजेटिव फैक्टर को पीछे पढ़ना है कि इसका ब्लड प्रेशर क्यों रेज कर रहा है, इसका शुगर लेवल क्यों रेज कर रहा है, इसकी कौन सा सिस्टम नहीं है, क्योंकि बॉडी पे लोड एक्स्ट्रा पड़ गया। तो वो दवाइयाँ जो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, उन पे हमें तवज्जो देनी होगी ताकि वो वहाँ से कंट्रोल हो। और कंपल्सरी इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशन इफ नॉट सो ग्रोथ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जीएचआर ग्रोथ हार्मोन्स ह्यूमन प्लेसेंटा, ये वही सारी बात है कि वो ये हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं। आप पहले इसकी कंसेप्ट को क्लियर करें कि इसमें होता क्या है। इसमें ये जो फीमेल हार्मोन्स है जो प्लेसेंटा बना रहा है, ये जाके सेल के ऊपर रेजिस्टेंस बना देता है। इसमें ये रेजिस्टेंस बना रहा है तो इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रही। उधर मोटापा हो गया, वो फैक्टर जो है वो रेजिस्टेंस बना रहे हैं। उधर बीटा सेल को ए टाइप 1 में बीटा सेल मारा जा रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे चले, स्पाइडर जरा दिखाते हैं। आगे चले, इसकी वो कॉम्प्लिकेशन बता रहा है, जरा थोड़ा पीछे। इसकी कॉम्प्लिकेशन फॉर दी मदर, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्री क्लैम्पिया में आगे जिक्र किया वो हो सकता है, कैन अफेक्ट मदर एंड बेबी। टाइप 2 डायबिटीज़ 50% चांस होता है कि इसको हो सकती है, और डेवलप टी विद इन 10 ईयर्स। तो इसमें और बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है, प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है, एंड मेल फॉर्मेशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सांस के मसाइल हो सकते हैं, फीटल डेथ हो सकती है, मैक्रोसोमिया एक्सेसिव बर्थ वेट हो सकता है, और सिजेरियन बर्थ हो सकती है, हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपरबिलिरुबिनुरिया हो सकता है, मतलब इसमें जरकान भी हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज़ इन अडल्ट होल्ड। ठीक हो गया। फिर जब बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको शुगर जो है वो हो सकती है। आगे चलेंगे, आगे चलें। ये टेस्ट हैं कुछ जो कराने हैं उसके। एक तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, यूज़ डिफेक्ट डायबिटीज़ बेस्ड ऑन द। एक तो हम सीधा शुगर फास्टिंग चेक कराते हैं। फास्टिंग जो होती है वो होती है 8 से 12 घंटे के दरमियान, और जो रैंडम होती है आफ्टर 2 आवर्स। एक और हमारा टेस्ट होता है जिसको कहते हैं कि HbA1c, वो 3 महीने की आपको रेशो देता है।
तो फास्टिंग में भी बता रहा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। एक जो है कि वो एक ग्लूकोज आपको पिला के तो वो ओरल टेस्ट होता है। ये बहुत ही कॉमन, इतना नहीं होता, लेकिन ये भी बात पहले कराया जाता था, कम ही होता है, लेकिन ये भी कराया जा सकता है। मोस्ट कॉमन जो है HbA1c कॉमन है, और फास्टिंग है, और रैंडम है। ठीक है जी, आगे चलें। वो कहता है कि जो हमारा वो लेवल बता रहा है आपका, कि वो लेवल तो आजकल वैसे भी टेस्टों पे लिखा हुआ आ जाता है। जो प्री डायबिटिक होते हैं वो 5.7 से 6.4 तक अगर रेंज है तो उसको क्या कहते हैं, प्री डायबिटिक है। 5.5 से 5.7 से नीचे है तो नॉन डायबिटिक है। तो 6.4 से ऊपर है तो डायबिटिक है। ठीक है जी। इसलिए शुगर लेवल जो है वो आपका 80 और 125-24 के दरमियान फास्टिंग रहता है तो वो नॉर्मल है, और अब ऊपर वाला जो है वो 180-60 तक जाता है रैंडम, तो वो नॉर्मल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये वही बात है जी, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, और आगे चलें, और आगे चलें। वही 1AC है, वो टेस्टों की डिटेल बता रहा है। आगे चलते जाए, चलते जाए। आगे चलते जाए, और आगे चलते। ये आ गया ना, ये डायबिटीज इंस्पाइडस है। इसके आगे चलें ज़रा। इसमें होता है कि एक्सेसिव अमाउंट जो है ना वो यूरिन का आना शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें शुगर नहीं होती। ये ध्यान रखें। थर्स्ट इसकी बढ़ जाती है। इन स्पाइडर्स में टेस्टलेस सिम्टम, पासिंग एक्सेसिव टेस्टलेस, थोड़ा बड़ा करें। मेन कॉज प्यास बढ़ जाती है और पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। अगली वाली स्लाइड दिखाएं, अगली वाली स्लाइड। इसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने देना होता है वो किसी न किसी वजह से या तो कम आ रहा होता है या वो बनना बंद हो जाता है। अब उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है उसको हेड इंजरी हो गई हो सकता है हेड इंजरी के बाद हो गया, तो फिर क्या करेंगे, हेड इंजरी का हम ट्रीटमेंट करेंगे ना। हो सकता है ब्रेन के अंदर, पिट्यूटरी के अंदर कोई ट्यूमर पैदा हो गया है, और वो जो है ADH जो है उसको, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है वो बनने का अमल वहाँ रुक गया है। ठीक है जी, आगे जरा चलें। तो ये वो फैक्टर जो हैं, जरा इससे पीछे वाले ला जरा यार, इससे पीछे ला जरा थोड़ा सा, ये इससे अगली स्लाइड। अब वो कहते हैं डायबिटीज इंस्पायर्ड हिस्ट्री क्या है, होती है हेड इंजरी हो सकती है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, और कोई वहाँ कोई सर्जरी हो सकती है। तो इसमें जो है जो ADH है, ADH जो है वो पिट्यूटरी ने रिलीज करना है, और कहाँ है वो किडनी पे आना है। किडनी ने यूरिन को देना है, आउटपुट कितनी देनी है, रखना कितना है, भेजना कितना है। वो किडनी पे एंटी डायरेटिक हार्मोन्स आएगा तो वो उसको कंट्रोल करेगी, वगरना वहाँ काम फ्री है, क्योंकि उसको पीछे से कमांड ही नहीं मिल रही। आपने एक मजदूर को लगा दिया कि ये खुदाई करनी है,
अब जब तक आपने उसको ये इंस्ट्रक्शन नहीं देनी कि कितने टाइम तक करनी है, कितनी करनी है, 2 फुट करनी है, 4 फुट करनी है, वो तो लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा कि साहब ने ऑर्डर दिया मैं खुदाई। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सी है? क्योंकि इसकी सिम्टम मिलती जुलती हैं, ये शुगर नहीं है, ये कंफ्यूजिंग शुगर है और इसको मिलती जुलती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम ही इंस्पाइडर्स डायबिटीज़ रख लिया। इसका मसला ये है कि ये आप ये जहन में रखें कि आपका ऊपर से जो हार्मोन है पिट्यूटरी से वो ही इनसफिशेंट आ रहा है, कम आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी वजह उसने बता दी कि इंजरी हो सकती है, कोई वहाँ ख़राबी हो सकती है। अब एक और भी वजह हो सकती है कि बंदा पानी की प्यास उसकी किसी वजह से बढ़ गई है, और बाद लोग कहते हैं कि हैबिचुअल भी बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू हो जाते हैं, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है, दे पानी पी जा रहा है, दे पानी पी जा रहा है, तो क्या होगा, फिर यूरिन भी ज़्यादा पास करेगा। फिर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, किसी वजह से आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खा लिए, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आप देखें ना, वो कहता आज मैं कबाब खाते आज सारी रात पानी ही पींदा रहा, फिर पानी पींदा रहा तो पेशाब ही करता रहा, ऐसा होता है ना। तो वो रिजेम्बलेंस है, वो क्या है, रिजेम्बलेंस है। तो जैसे आपको थर्स्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो तो हम क्या करेंगे, ब्रायोनिया देंगे, हम आर्सेनिक हमारे पास है, हमारे पास फास्फोरस है, हमारे पास एसिटिक एसिड है, आ रही समझ। तो यूँ उसकी थर्स्ट को हम कंट्रोल करेंगे ना। और इसमें जो बड़ी दवाइयाँ हैं जैसे एक्विजिटम है, मेरे पास एक बच्ची आई है फैसलाबाद से, बच्ची की उसकी उम्र होगी कोई 20-22 साल, वो आई है, कहती है जी मैं पैदाशी तौर पर ये मुझे प्रॉब्लम है स्पाइडर्स का, और मैं पानी पीती हूँ और मैं दिन में पता नहीं कितने लीटर पानी पी जाती हूँ, और पेशाब हर घंटे 15 मिनट बाद पेशाब करी जा रही हूँ, और वो इसके लिए वो ADH हार्मोन देते हैं। वो कहती है मैं नहीं कंट्रोल हो रही, और मैं जब मैंने रेपर्टरी खोल के देखी तो उसमें बड़ी दवाई जो है ना वो एक्विजिटम है। मैंने उसको एंटी मियाजमेटिक दवाइयाँ दी और सिर्फ एक्विजिटम दी, और वो बच्ची 1 साल ठीक रही। अभी पिछले फिर मेरे पास ये कहती है जो दोबारा चुने, फिर मैंने रिपीट कर दी, अब फिर नहीं आई, इसका मतलब है ठीक है। तो इन स्पाइडर्स को बहुत अच्छा कंट्रोल होता है कि उसकी कॉजेटिव मतलब मियाजमेटिक मेडिसिन दें, कार्सिनोसम दे दें, ट्यूबर दे दें, मेडोरिनम दे दें, और इक्विजिटम बहुत अच्छा कंट्रोल, फास्फोरस भी है, और ये बड़ी दवाइयों में एसिड फास है नर्व्स को कंट्रोल करने वाली। तो प्यास आपकी जो है, एक तो ये हार्मोन ना पहुंचने की वजह से भी प्यास और पेशाब ज़्यादा, एक आपकी एक हैबिट भी हो सकती है, और किसी और डिजीज़ की वजह भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा आपका ईटिंग हैबिट भी वजह हो सकती है कि थर्स्ट बढ़ जाती है आपकी। इसलिए रोज़ों में लोग कहते हैं ना वो ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, वो लेमन लें, फलाना लें, गर्म चीज़ें ना खाएं, क्योंकि आपकी प्यास बढ़ जाएगी। प्यास बढ़ी जाएगी तो क्या यही सिम्टम क्रिएट हो जाएंगी, प्यास पानी पिएंगे तो फिर पेशाब भी करेंगे। समझ आ गई जी, डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स की समझ आ गई है। इसका शुगर से कोई तल्लक नहीं है, इसका तल्लक किसके से, ADH हार्मोन से है, और हैबिट है पानी की। उसके कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करेंगे तो ये सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। आगे चलें जी। लैक ऑफ ADH प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप डी डायबिटीज इन स्पाइडर्स, कि वो हार्मोन्स नहीं बन रहा। अब जब वो हार्मोन नहीं बन रहा तो क्या होगा, किडनी को इंफॉर्मेशन नहीं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई नहीं, तो यूरिन पास करेगा तो प्यास लगेगी। तो इसके लिए क्या होगा कि हम एक तो पिट्यूटरी के एरिया में वजह देके उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे ना, वैसे भी तो खराबी वहाँ से चलती है ना, DNA, एप्थैलेमस, पिट्यूटरी, फिर बाकी ग्लैंड। तो इसमें एड्रेनल ग्लैंड का बड़ा रोल है। अच्छा, इसमें एड्रेनल ग्लैंड का एक सार्कोड है, वो भी बड़ा मजे का काम करता है, एड्रेनलिन एज ए हेल्पिंग के तौर पर आप उसका।
फिर आप यूरिनेशन की जो बहुत एक्सेसिव यूरिन, आप ये यूरेनियम नाइट्रिकम है उसमें भी एक्सेसिव यूरिनेशन होती है ना, वो भी इसको कंट्रोल करती है। एक्कोजिटम में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। मर्कसाल भी बार बार यूरिनेशन होती है, बार बार जाएगा। तो यहां अप्रोच हम क्या लेंगे, वो दवाइयां जो थर्स्ट बढ़ाती हैं, वो दवाइयां जो यूरिनेशन बढ़ाती हैं, और वो कॉजेटिव फैक्टर जो एडीएच हार्मोन के बनने की रुकावट है, इंजरी है, ट्यूमर है, और कोई पैथोलॉजी। बेहतर समझ आ गई जी इन स्पाइडर्स। तो चार मैं इसको करता हूँ, फिर ट्रीटमेंट, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन भी रहती है। मैं एक लेक्चर मैं कहता हूँ डिटेल से, और क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा गट हो जाएगा, शायद आपको सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेशन जो हूँ, और सबसे बड़ा इसको कंट्रोल करना, तो कंट्रोल तो ये हो ही जाती है। सबसे बड़ा दुनिया में इस वक्त चैलेंज जो है ऑल ओवर वर्ल्ड, ना सिर्फ आपको बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड बाकी सिस्टम को और मरीजों को भी चैलेंज है इसकी कॉम्प्लिकेशन का। आंखों से अन्ने हो रहे हैं, लोग अंधे हो रहे हैं, पांव कट रहे हैं, चलना फालज हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहे हैं, रीनल फेलियर हो रहा है, कॉस्कल जो है वेस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत मजे। ये इसलिए मैं एक लेक्चर पूरा आगे छोड़ रहा हूँ, ये बड़ा मज़े का अगला हिस्सा इसका पार्ट 2 जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, वो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला होगा। वो मैं ज़रा चीज़ें जो है ना, हो सकता है मुझे वो 2 लेक्चर पे मुझे जाना पड़े, कि उसमें देखें कॉम्प्लिकेशन बड़ी है। आपकी नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, आपका वेस्कुलर सिस्टम डैमेज हो रहा है, आपके आर्गन की एफिकेसी डैमेज हो रही है, आपके ब्रेन के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन है, और सबसे ज़्यादा जो अच्छा एड्रेस करती है वो होम्योपैथी एड्रेस करती है। तो हमें क्या, हमने टाइप 1 समझी, क्या टाइप 1 क्या है जी, ऑटोइम्यून है, वो क्या सेल मारती है। टाइप 2 हमने समझी कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इनसफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन प्रोडक्शन है। और जेस्टेशनल को हमने क्या समझा कि प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करता है। और टाइप स्पाइडर्स को हमने क्या समझा कि ये जो है ये बेसिकली शुगर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये किडनी का फंक्शन जो है वो क्या हो गया, उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो ऊपर से आ रहा है एडीएच वो नहीं आ रहा, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, या वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, वो ट्यूमर हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई और काज हो सकता है, और फिर एक्चुअल कॉज कोई थर्स्ट का हो सकता है, पानी ज़्यादा पीता है तो वो पानी ज़्यादा पिएगा तो सिम्टम यही आएंगी। समझ आ जाएगी, इतना तो समझ आ गया, मतलब ये चीज़ें आपको समझ आ गई, तो इसका मतलब है आज शुगर का एक हिस्सा आपको समझ आ गया। मैं अभी मैं दवाइयाँ थोड़ी सी लिख, 1 जो है वो पार्ट जो डायग्नोस्टिक पार्ट है, जो मैकेनिज्म है, जो इसका ग्लूकोज का मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो आपको समझ आ गया। जब वो आपको समझ आएगा तो आपको जो मैं 57-60 के करीब दवाइयाँ बताने लगा ना, फिर आपको हर दवाई की समझ आ गई। जब आप उस दवाई को मटीरियल मेडिका में पढ़ेंगे ना, फिर आपको मज़ा आ जाएगा कि यार अब मुझे समझ आई, सारी ज़िंदगी में प्रैक्टिस किया, मुझे समझ लगी कि ये शुगर होती क्या है, किस बला का नाम है। आगे जाएं जी ज़रा, 1 मिनट वो मेडिसिन की लिस्ट देखते हैं, आगे चलते जाए हैं। लिस्ट ले यार, लिस्ट ले। ट्रीटमेंट पीछे। अच्छा, ट्रीटमेंट में देखें जी, आपने जेनेटिक इश्यूज को एड्रेस करना है, फैमिली हिस्ट्री को एड्रेस करना है, ऑटोइम्यून को एड्रेस करना है, एक्वायर्ड डिजीजेस को डिस्क्राइब के बंदे ने क्या होल डिजीज को वो भी काज बन सकती है, मेंटल डिसऑर्डर को एड्रेस करना है, ओरिजिनेट कॉज क्या है, कहाँ से ये काम शुरू हुआ है उसको डिस्कस करना है, अलाइड पैथोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशन हमने देखनी है, मियाज़मेटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन देखना है, रिसोर्स ग्रुप का और जनरल मेडिसिन का।
अब मेडिसिन की एक लिस्ट मैंने लिखाई थी है इस पे, ये आ गई लिस्ट ऑफ मेडिसिन जी। देखें जी, एक्सरे है, कार्सिनोसन है, कार्सिनोसन को है, कार्सिनोसन ग्लैंड है, ट्यूबरकुलोनियम है, मेडोरिनम है, सिफिलिनियम है। ये हमने कॉजेटिव फैक्टर जेनेटिक को एड्रेस करके ये डाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद एलेक्सोन है जो बीटा सेल को डेथ करवाता है, इंसुलिन है, और बहुत सारे लोग इंसुलिन लेते हैं तो हम उनको इंसुलिन को देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी ख़त्म करती है। और बहुत सारे टॉक्सिक, पैंक्रियाटिनम है, ये पैंक्रिया का सार्कोड है, कॉस्टिकम है, पैरालिटिक जब आएंगी, प्लममेट है, ओपियम है, कालीफास है, यूरिन नेट्रम, नेट्रमफास, नेट्रमसल, मैक्सल्फ, ग्लिसरीनम है, फ्लोरोजीन है, कोडिनियम है, हेलिबोरस है, आर्सेनिक ब्रोम है, एसिड फॉस है, आर्सेनिक अल्बम है, फास्फोरस है, सेफलेंड्रा है, क्रेटेगस है, जिनसिंग है, जिमिनाई है, एलोनियाज है, लाइकोपोडियम है, आयरस वर्सिकुलर है, लैक्टिक एसिड है, क्यूरेरे है, पेप्सिनम है, फेजुलस है, साइजीजियम है, टेरेंटोला, हिस्पेनिया क्यूबेंसिस। आगे कोका, मॉस्कस, अर्जेंटम लैट्रिकम, यूरिया, एब्रोमा, कार्बोलिक एसिड, लैट्रम्योर, इग्नेशिया, स्टेफिसेगेरिया, थूजा, एक्विजिटम, बोवेस्टा। स्केल कार, स्लेशिया, एंथ्रेक्सिनम, ग्रेफाइट, लेक्सिस, सल्फर, कलकेरिया, थायरोडिनम, टेरिबेंथेना, पिट्यूटरी, सैक्रम, कैंथरस हैं। ये दवाइयाँ पढ़ें, फिर अगली दफ़ा डिस्कस होगी इन पे, ठीक है जी। दैट इज एंड जी। कोई ठीक हो गया?